हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। अध्याय 2501। एरियन की बात सुनने के बाद बाकी लॉ एनफोर्सर्स ने दांत पीसे और तैयार हो गए। इस निर्णायक पल में धड़ाम एक विशाल और घुटन भरी ऊर्जा अचानक प्रकट हुई और पूरे दृश्य को घेर लिया। सबको ऐसा लगा जैसे उनके शरीर को बर्फ की गुफा में डाल दिया गया हो। मार्श फैमिली और कैम्बल फैमिली के गार्ड सब रुक गए। वे जहां थे वहीं खड़े रह गए और हिलने की हिम्मत नहीं कर पाए। ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई प्राचीन भयंकर जानवर घूर रहा हो। अगर वे हिले तो तुरंत मारे जाएंगे। पेरी और फैबियोला के चेहरों पर और भी ज्यादा डरावना भाव दिखाई दिया, क्योंकि वे ही इस ऊर्जा का मुख्य निशाना थे। हिलने पर तुरंत मर जाने का एहसास दोनों बड़े परिवारों के प्रत्यक्ष वंशजों के सिर की खाल को चुभ रहा था। उन्होंने कभी ऐसी संकट की स्थिति का सामना नहीं किया था। दृश्य पर समय जैसे थम गया था और कोई हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वाह सहेली, वे अचानक क्यों रुक गए? ये कितना कमाल है। जब उसने ये दृश्य देखा तो छोटी लड़की ने उत्सुकता से चिल्लाकर कहा। इसलिए क्योंकि वे मौत से डरते हैं, इसलिए हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे, साहिल ने मुस्कुराते हुए समझाया। ऐसा कहने के बाद वह पेबल्स को गोद में लेकर दोनों पक्षों के बीच में चला गया। पूरी प्रक्रिया में लगभग 10 सेकंड लगे। दर्शकों में से किसी ने भी हिलने की हिम्मत नहीं की। वे एक उंगली भी नहीं हिला पाए। वह विशाल घुटन भरी ऊर्जा अभी भी मौजूद थी। मौत के सामने कौन हिलने की हिम्मत करता? 10 सेकंड से ज्यादा समय तक हालांकि सब हिल नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके दिल में विचार चल रहे थे। सबसे ज्यादा खुश एरियन और उसके साथ आए लॉ एनफोर्सर्स थे। सौभाग्य से एरियन ने आखिरी पल तक हिम्मत नहीं हारी, वरना वह साहिल के साथ अच्छा संबंध बनाने का सबसे अच्छा मौका गंवा देता। आसपास के दर्शकों ने भी खुशी के भाव दिखाए। वे फैबियोलो की मनमानी हत्याओं को अभी भी अच्छी तरह याद कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि कोई इस मोटी बदसूरत औरत को संभाल लेगा। रिवर्स, संक्षेप में बताओ क्या हुआ? साहिल ने अचानक पूछा। जी मास्टर साहिल, थॉ ने सम्मान से जवाब दिया। फिर उसने साहिल को बताया कि पेरी कैसे लोगों को लेकर प्रवेश द्वार पर आ गया था और फैबियोला कैसे अचानक प्रकट हुई थी। जब साहिल ने सुना कि उसके आसपास मरे लोग इसलिए मारे गए क्योंकि वे फैबियोला को पहली बार देखकर उल्टी रोक नहीं पाए थे, तो उसने भौहें चढ़ा लीं। वह बदसूरत थी तो क्या हुआ? वह घर पर रह सकती थी, लेकिन उसे बाहर आकर दूसरों को डराना था, फिर उन डरे हुए लोगों को मारना चाहती थी। ये कैसी तर्क था? ईमानदारी से कहें तो साहिल ने फैबियोला को पहली बार देखते ही लगभग उल्टी कर दी थी। उसके आसपास की कौन सी औरत अनुपम और लाखों में एक नहीं थी? अचानक फैबियोला जैसी औरत देखकर उसके शरीर की प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। हालांकि ये फैबियोला को मारने का कारण नहीं था। थॉ की बात सुनने के बाद साहिल आगे बढ़ता रहा। वह मार्श और कैम्बल फैमिली के गार्डों को पार करके पेरी और फैबियोला के पास पहुंचा। दोनों ने साहिल को अपनी ओर आते देखा तो उनके दिलों में डर आसमान छू गया। उन्हें पता था कि मौत का ये खतरा असली था। अगर वे ध्यान नहीं रखते तो यहीं मर जाते। बड़े परिवारों के प्रत्यक्ष वंशज के रूप में वे मरना नहीं चाहते थे। त तुम क्या चाहते हो? पेरी कांपते हुए पूछा। मैं मार्श फैमिली के मुखिया की सगी पोती हूँ। त तुम मुझे मार नहीं सकते, वरना मेरे दादाजी तुम्हें नहीं बख्शेंगे, फैबियोला भी हकलाते हुए बोली। उसने कभी असली मौत का खतरा नहीं महसूस किया था। वह डर गई थी। साहिल मुड़कर फैबियोला की ओर देखा। बदसूरत दिखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम दूसरों को डराने क्यों निकलती हो? दूसरों को डराना मैं माफ कर सकता हूँ, लेकिन तुम उन्हें मारने की हिम्मत भी करती हो। किसने तुम्हें यह अधिकार दिया कि तुम दूसरों की जान को बेकार समझकर मार डालो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम चाहती हो? क्या तुम्हारे दादाजी, जो परिवार के मुखिया हैं? अध्याय 2502। फैबियोला इन सवालों से स्तब्ध रह गई। सामान्य परिस्थितियों में अगर साहिल ने उसे बदसूरत कहने की हिम्मत की होती तो फैबियोला गुस्से से भड़क जाती और साहिल को टुकड़ों में चीर देती। हालांकि अब मौत उसके सिर पर लटकी हुई थी, इसलिए वह हिम्मत नहीं कर पाए। मैं गलत थी, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, कृपया मुझे बख्श दो, फैबियोला रोते हुए बोली। फिर एक बदबूदार गंध फैल गई। ये घृणित औरत डर से पेशाब कर गई। ओह नहीं, कितनी बदबू है! छोटी लड़की ने नाक पकड़कर जल्दी से कहा। पास में पेरी ने मुंह और नाक ढक ली और घृणा से देखा। साहिल पेबल्स को गोद में लेकर कुछ कदम पीछे हटा और बदबू रोकने के लिए एक और ऊर्जा का गोला निकाला। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बख्श दूं, लेकिन मरे हुए लोगों को कौन बख्शेगा? अगर आज मैं यहाँ नहीं होता तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि कितने निर्दोष लोग यहाँ मर जाते। तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी होगी। याद रखो, भगवान हमेशा देख रहा है। कर्म हमेशा वापस आकर काटता है। साहिल की बात खत्म होते ही उसने दोनों को नजरअंदाज किया और मुड़कर जाने लगा। वह ऐसे भोगियों से घृणा करता था जो अपने बैकग्राउंड के भरोसे मनमानी करते थे और दूसरों की जान को तुच्छ समझते थे। उसने अपनी पूरी यात्रा में ऐसे बहुत से लोगों को मारा था, हालांकि वे खत्म नहीं होते थे। लगता था कि इन तथाकथित बड़े परिवारों की शिक्षा में सुधार की जरूरत थी।
साहिल के मुड़कर जाने के बाद वह डरावनी ऊर्जा भी गायब हो गई। पेरी और फैबियोला तब तक जीवित रहने की खुशी में डूबे हुए थे जब 2 किरणें उनके पास से गुजरीं। तुरंत उनके चेहरों पर मुस्कान जम गई। उनके माथे पर 2 खून से भरे छेद थे और उनकी जिंदगी अचानक खत्म हो गई। उनके शरीर पीछे की ओर गिरे। धड़ाम धड़ाम, एक जोरदार और एक कम जोरदार आवाज के साथ पेरी और फैबियोला की लाशें जमीन पर गिरीं। जोरदार आवाज बेशक फैबियोला के 300 किलो शरीर की वजह से थी। दोनों बड़े परिवारों के प्रत्यक्ष वंशज द स्पिरिट केज में मर गए। अगर उनकी आत्माएं मर गईं तो वास्तविक दुनिया में भी वे मर जाएंगे। उनकी लाशें बहुत जल्दी सड़ने लगेंगी। पेरी और फैबियोला कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि द स्पिरिट केज की इस यात्रा में वे मर जाएंगे। अचानक हुआ ये दृश्य मौके पर मौजूद सबको स्तब्ध कर गया, यहाँ तक कि एरियन की आंखें फैल गईं। उसके दिल में स्तब्धता असीम थी। उसने खुद से कहा, पेरी और फैबियोला ऐसे ही मर गए। साहिल इतना साहसी कैसे है? भले ही उसके पीछे कैम्बल और मार्श फैमिली के समान स्तर की शक्ति हो, लेकिन दोनों परिवार उसके 2 प्रत्यक्ष वंशजों को मारने के बाद उसे बख्शेंगे। एरियन ने सोचा था कि साहिल शायद पेरी को पीटेगा। उसने सोचा था कि साहिल पेरी को आधा मरा हुआ छोड़ देगा। फिर भी उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि साहिल उन्हें सीधे मार डालेगा। वह सोच रहा था, क्या यह इसलिए क्योंकि वह इतना आत्मविश्वासी है या क्योंकि वह अनजान होने के कारण निडर है? अगर आत्मविश्वास की वजह से है तो कैम्बल और मार्श फैमिली के प्रत्यक्ष वंशजों को मारने और जांच से बचने वाले सिर्फ लेलर के 5 शासक ही हो सकते हैं। क्या साहिल के पीछे कोई लेलर का शासक है? जब एरियन ने यह सोचा तो उसका दिल लगभग छाती से बाहर निकल आया। कैम्बल और मार्श फैमिली के गार्ड अपने मालिकों को अपने सामने मरते देख स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने सोचा कि उनके साथ क्या होगा। वे परिवारों द्वारा पेरी और फैबियोला की रक्षा के लिए भेजे गए थे। अब जब वे मर चुके थे, क्या उनका अच्छा अंत होगा? निश्चित रूप से नहीं। भले ही वे जीवित अपने परिवारों तक पहुंच जाएं, उनके इंतजार में मौत से बदतर जिंदगी होगी। अध्याय 2503। फैबियोला और पेरी के मरने के बाद दर्जनों लाल आंखें साहिल को घूर रही थीं, और इन आंखों के मालिक फैबियोला और पेरी के आसपास के गार्ड थे। जैसे ही उनके मालिक मरे, उन्हें पता चल गया कि उनका भाग्य कितना दुखद होगा। क्या तुम भी अपने मालिकों के साथ जाना चाहते हो? साहिल रुक गया और दोनों बड़े परिवारों के गार्डों को शांत नजरों से देखा। वह इन लोगों की भक्षक आंखों का सामना करने से बिल्कुल नहीं डरा। चाहे कितनी भी चींटियां हों, वे चींटियां ही रहेंगी और हाथी नहीं बन सकती। पेरी के गार्डों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। उनकी आंखें अभी भी साहिल पर टिकी थीं। मैंने अभी तक तुम्हारे बुराई का साथ देने की बात नहीं उठाई। आखिरकार तुम सिर्फ अधीनस्थ हो और तुम्हारे पास कोई चारा नहीं था। मैंने तुम सबको बख्शने का फैसला किया था, लेकिन अगर तुम मौत ढूंढना चाहते हो तो मैं इसे अच्छा काम मानकर तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं। साहिल की बात खत्म होते ही उसने अपनी कुछ हत्या की भावना निकाली। ठंडी हत्या की भावना, जैसे दोनों बड़े परिवारों के गार्डों की गर्दनों पर तेज चाकू रख दी गई हो। वे तुरंत होश में आए। मौत का संकट सामने होने पर सब डर जाते हैं। उन्हें एहसास हुआ कि जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है। भले ही परिवार वापस जाकर उन्हें कड़ी सजा दे, लेकिन सबसे बुरा हाल में वे मर ही जाएंगे। संक्षेप में, वे थोड़ा और जी सकते थे। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें मौत की परवाह नहीं है, लेकिन जब मौत सामने आती है तो कितने सच में नहीं डरते। होश में आए गार्डों ने धीरे धीरे अपनी नजरें हटा लीं। जैसे ही वे शांत हुए, वे साहिल, बदकिस्मती लाने वाले को देखने की हिम्मत नहीं कर पाए। वापस जाओ और अपने मालिकों से कहो कि उन्हें मारने वाले का नाम साहिल लिफल है। अगर वे बदला लेना चाहते हैं तो कभी भी आ सकते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं। ऐसा कहने के बाद साहिल का लहजा बदल गया। अब भाग जाओ। धड़ाम। मार्श और कैम्बल फैमिली के गार्डों के दिमाग में गड़गड़ाहट हुई और वे चक्कर खाने लगे। हत्या की भावना सीधे उनके दिलों में गई और वे डर से कांप उठे। फिर वे एक के बाद एक दृश्य से भाग गए। साहिल जंबो कोर्ट के प्रवेश द्वार की ओर चलता रहा। मास्टर साहिल, आप। एरियन हकलाया और पूरी बात नहीं कह पाया। इस समय साहिल ने बीच में टोका, कप्तान लॉन्गर, आओ, क्या तुम मेरे साथ अंदर जाकर पीने में रुचि रखते हो? चलो मार्श और कैम्बल फैमिली की प्रतिक्रियाएं देखते हैं। ओह, ठीक है। एरियन ने बार बार सिर हिलाया। साहिल के साथ संबंध बेहतर करने का मौका वह कैसे छोड़ सकता था? जब साहिल थॉ के पास पहुंचा तो उसने कहा, रिवर्स, किसी को प्रवेश द्वार साफ करने को कहो और अच्छा खाना तैयार करो। मैं कप्तान लॉन्गर के साथ पीना चाहता हूँ। जी मास्टर साहिल, अभी करता हूँ। थॉ ने सम्मान से जवाब दिया। थॉ को इसकी उम्मीद थी। साहिल एरियन के साथ जंबो कोर्ट में चला गया। पेरी और फैबियोला की मौत ने जल्द ही एम्बर सिटी में हंगामा मचा दिया। फैबियोला की मौत को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। हालांकि मार्श फैमिली शक्तिशाली थी, शायद कैम्बल फैमिली से भी ज्यादा, लेकिन उनका क्षेत्र एम्बर सिटी में नहीं था। इसलिए बहुत कम लोग मार्श फैमिली को जानते थे। हालांकि
पेरी कैम्बल फैमिली का प्रत्यक्ष वंशज था, जो एम्बर सिटी के 3 बड़े परिवारों में से एक था। इस पहचान के साथ वह एम्बर सिटी में मनमानी कर सकता था और कोई उसके खिलाफ नहीं जा सकता था। फिर भी पेरी मर गया। ये बहुत गंभीर था। कैम्बल फैमिली निश्चित रूप से एम्बर सिटी में बड़ा हंगामा मचाएगा। अध्याय 2504। साहिल का नाम पूरे एम्बर सिटी में गूंज गया। जो कोई कैम्बल फैमिली के सदस्य को मारने की हिम्मत करता, भले ही वह ज्यादा महत्वपूर्ण न होने वाला प्रत्यक्ष वंशज हो, उसके परिणाम गंभीर होते। सब इसे सहन नहीं कर सकते थे। एम्बर सिटी, कैम्बल फैमिली। पेरी की मौत की खबर मिलते ही द स्पिरिट केज में कैम्बल फैमिली के जिम्मेदार व्यक्ति ने तुरंत मेज पर हाथ मार दिया। क्या? फिर से कहो, पेरी के साथ क्या हुआ? ईगन ने जोर से पूछा। लॉर्ड ईगन, मास्टर पेरी मर चुके हैं। उन्हें साहिल खुराना नाम के एक आदमी ने मारा है। मार्श फैमिली की मिस फैबियोला भी मास्टर पेरी के साथ मारी गई हैं। घुटनों पर बैठा नौकर ने सावधानी से हाल की घटना बताई। सब जानते थे कि यह बड़ी बात थी। कैम्बल और मार्श फैमिली के 2 मुख्य पात्र जो शादी करने वाले थे, द स्पिरिट केज में साथ मर गए। क्या ये दोनों बड़े परिवारों के चेहरे पर तमाचा नहीं था? यह अनुमान लगाया जा सकता था कि साहिल खुराना नाम का व्यक्ति कैम्बल और मार्श फैमिली के गुस्से का सामना करेगा। जब तक साहिल का समर्थन कैम्बल और मार्श फैमिली के समान स्तर का न हो, उसका अंत दुखद होगा। भले ही समान स्तर की शक्ति हो, लेकिन दोनों बड़े परिवारों के संयुक्त दबाव का सामना करना आसान नहीं होगा। लेला में सिर्फ 5 शासक ही दोनों बड़े परिवारों को नजरअंदाज करने की हिम्मत कर सकते थे। क्या तुम्हें यकीन है कि जो कहा वह सच है? न सिर्फ पेरी मरा, बल्कि मार्श फैमिली की मिस फैबियोला भी मर गई। ईगन ने स्तब्ध होकर पूछा। जी, लॉर्ड ईगन, ये खबर मास्टर पेरी और मिस फैबियोला मार्श के गार्डों से आई है, इसलिए यह निश्चित रूप से सच है। ईगन ने पेरी और फैबियोला की मौत की पुष्टि करने के बाद लंबे समय तक चुपचाप खड़ा रहा। 1 मिनट बाद वह अचानक गुस्से से चिल्लाया, पेरी, तुम बदमाश! कैम्बल फैमिली और मार्श फैमिली ने अभी अभी शादी तय की है और अब दूल्हा दुल्हन मर गए, वह भी द स्पिरिट केज में। मैं, जिम्मेदार व्यक्ति, मुखिया और मार्श फैमिली को कैसे समझाऊं? वे मुझे फंसा रहे हैं। उन्हें लेला में ही मरना चाहिए था, यहाँ क्यों मरे? पेरी और फैबियोला की मौत की खबर मिलते ही ईगन का पहला विचार बदला लेने का नहीं था, बल्कि कैम्बल और मार्श फैमिली को कैसे समझाना था। ईगन को पेरी जैसे भोगी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वह लड़का लेला में नहीं टिक सका, इसलिए द स्पिरिट केज आकर ईगन को परेशान करता था। अब उसने न सिर्फ अपनी जान गंवाई, बल्कि मार्श फैमिली की मिस फैबियोला भी। कैम्बल फैमिली के द स्पिरिट केज में मुखिया के रूप में ईगन को जिम्मेदार होना पड़ेगा। उसके लिए यह पूरी आपदा थी। अगर सिर्फ पेरी मरा होता तो सबसे बुरे हाल में कैम्बल फैमिली उसका बदला लेता और मार्श फैमिली की युवा मालकिन से शादी के लिए कैम्बल फैमिली का कोई और प्रत्यक्ष वंशज ढूंढ लेता। फिर भी मार्श फैमिली की युवा मालकिन भी मर गई। अब शादी नहीं होगी। अगर यह मामला ठीक से नहीं संभाला गया तो ईगन को डर था कि मार्श फैमिली नाराज हो जाएगी। ईगन को यातना हो रही थी। वह अपने काम में लगा था और अब उसे इस बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। एम्बर सिटी में कौन सोच सकता था कि कोई कैम्बल फैमिली के प्रत्यक्ष वंशज और मार्श फैमिली की युवा मालकिन को मारने की हिम्मत करेगा। खबर देने वाला अभी भी जमीन पर घुटनों पर बैठा था। वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बेशक वह भी जानता था कि यह बहुत परेशानी वाली बात थी। क्या मौके पर बहुत सारे लोग थे? ईगन ने पूछा। जी, अब एम्बर सिटी में लगभग सबको पता चल चुका है। मार्श फैमिली के गार्डों का क्या हुआ? ईगन ने आगे पूछा। मास्टर पेरी और मिस फैबियोला के मरने के बाद साहिल ने उन्हें नहीं मारा। उसने गार्डों से कहा कि वे परिवारों को खबर देने वापस जाएं। उसने कहा कि वह जंबो कोर्ट में इंतजार कर रहा है और अगर कोई बदला लेना चाहे तो उसे ढूंढ ले। उसके बाद मार्श फैमिली के गार्ड सब डिसेंडिंग पॉइंट से लेला वापस चले गए। मुझे लगता है कि वे खबर देने गए हैं। हमारे लोग मौके पर थे। वे बाहर हैं। उनमें से एक को अंदर लाओ। मुझे पूरी घटना पता करनी है। जी लॉर्ड ईगन। अध्याय 2505। जल्द ही पेरी का एक गार्ड अंदर आया, हॉल के बीच में घुटनों पर बैठा और सम्मान से बोला, लॉर्ड ईगन को प्रणाम। क्या तुम शुरुआत से अंत तक वहां थे? ईगन ने पूछा। लॉर्ड ईगन, मैं हमेशा मास्टर पेरी के साथ था, गार्ड ने जवाब दिया। तो क्या तुम पूरी कहानी जानते हो? जी हाँ, शुरुआत से अंत तक बताओ और एक भी विवरण मत छोड़ना। अगर तुम झूठ बोलोगे या बड़ा चढ़ाकर बताओगे तो परिणाम जानते हो, ईगन ने गंभीरता से कहा। जी लॉर्ड ईगन, चिंता मत कीजिए, मैं बकवास नहीं करूंगा। फिर उसने विस्तार से बताना शुरू किया। जब पेरी पहली बार द स्पिरिट केज में आया था तो उसे उसके द्वारा पाले गए एक व्यापारी से रिपोर्ट मिली कि एम्बर सिटी में कोई बाजार बिगाड़ रहा है और सब अच्छी चीजें नहीं खरीद पा रहे, पैसा कमाने की तो बात ही छोड़िए। इसलिए पेरी अपने लोगों को लेकर जंबो कोर्ट में परेशानी करने गया। फिर एम्बर सिटी लॉ एनफोर्समेंट टीम के कप्तान एरियन उसे रोकने आया। उसके बाद मार्श फैमिली की युवा मालकिन फैबियोला आए और दर्शकों को इतना घिनौना लगा कि वे लगातार उल्टी करने लगे, इसलिए फैबियोला ने तुरंत मारने का आदेश दिया।
आखिर में साहिल मौके पर आया, फैबियोला और पेरी को मारा लेकिन उनके आसपास के गार्डों को बख्श दिया। गार्ड ने पूरी कहानी 10 मिनट में स्पष्ट की। ईगन ने सुनने के बाद चुप्पी साध ली। अगर दूसरी पक्ष की बात सच है तो स्पष्ट रूप से पेरी और फैबियोला ही गलत थे। हालांकि ये तर्क की दुनिया नहीं है बल्कि ताकत की दुनिया है। जब तक किसी के पास क्षमता हो, सही गलत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगता। संयोग से मार्श फैमिली और कैम्बल फैमिली इतने मजबूत थे कि उन्हें दूसरों से तर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती। ईगन ने किसी को बुलाया। जिस विश्वसनीय व्यक्ति ने उसे खबर दी थी वह जल्दी दौड़कर आया। लॉर्ड ईगन, कुछ लोगों को पहले पेरी के गार्डों को परिवार वापस भेजो, फिर कुछ लोगों को इकट्ठा करो और मेरे साथ जंबो कोर्ट चलो साहिल से मिलने। मुझे पता करना है कि वह कौन है। कैम्बल और मार्श फैमिली के प्रत्यक्ष वंशजों को मारने की हिम्मत कैसे हुई? जी लॉर्ड ईगन, अभी करता हूँ। 1 घंटे बाद ईगन कैम्बल फैमिली के द स्पिरिट केज में सैकड़ों शक्तिशाली लोगों को लेकर जंबो कोर्ट पहुंचा। इस मामले में कौन सही था या गलत, यह एक निर्विवाद तथ्य था कि कैम्बल फैमिली का प्रत्यक्ष वंशज मर चुका था। जल्द ही दोनों परिवार द स्पिरिट केज में लोग भेजेंगे फैबियोला और पेरी की मौत की जांच के लिए। ईगन, कैम्बल फैमिली के द स्पिरिट केज में जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में परिवार और मार्श फैमिली के लिए रास्ता दिखाना था कि यह साहसी साहिल कौन है, ताकि वह कैम्बल फैमिली और मार्श फैमिली के आने के लिए तैयार रह सके। इस समय साहिल एरियन के साथ पी रहा और खा रहा था। जब वह पहली बार एम्बर सिटी आया था तो एरियन से छोटी सी टकराव हुई थी, इसलिए साहिल को इस व्यक्ति से ज़्यादा पसंद नहीं था। फिर एक के बाद एक घटनाएं हुईं। अब तक साहिल ने एरियन के बारे में अपना विचार पूरी तरह बदल लिया था। वह उसे दोस्त मानने लगा था। ये जानना जरूरी है कि साहिल का दोस्त बनना आसान नहीं था, इसलिए एरियन अभी नहीं जानता था कि उसे साहिल की मंजूरी मिलना कितना भाग्यशाली था। कप्तान लॉन्गर, मैं इस दौरान सिक्लूजन में रहा और ज़्यादा बाहर नहीं आया। रिवर्स और बाकियों की देखभाल के लिए धन्यवाद, साहिल ने गिलास उठाकर एरियन से कहा। एरियन ने जल्दी गिलास उठाकर साहिल के गिलास से टकराया। वह कृतज्ञता से बोला, मास्टर साहिल, आप बहुत दयालु हैं। ये छोटी सी बात है और बहुत मामूली प्रयास। आपको इसे ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। साहिल ने फैबियोला और पेरी को बिना हिचकिचाहट के मार डाला था, इसलिए एरियन जानता था कि उसने सही दांव लगाया था। इसके अलावा वह रहस्यमयी शक्तिशाली व्यक्ति निश्चित रूप से साहिल के पीछे वाली शक्ति द्वारा उसकी रक्षा के लिए भेजा गया होगा। अध्याय 2506। क्योंकि साहिल ने ऊर्जा छोड़ते समय सिस्टम का उपयोग करके खुद को छिपाया था, एरियन और अन्य इतने मजबूत नहीं थे कि उस शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत ढूंढ सकें। इसलिए उनके लिए सोचना स्वाभाविक था कि कोई रहस्यमयी शक्तिशाली व्यक्ति गुप्त रूप से साहिल की रक्षा कर रहा है। और उस रहस्यमयी शक्तिशाली व्यक्ति ने एरियन को यह प्रभाव दिया कि साहिल शायद एम्बर सिटी के 3 बड़े परिवारों बर्च, कैम्बल और विडेल्स के मुखियाओं से ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। साहिल की सुरक्षा करने वाला व्यक्ति इतना शक्तिशाली था और इससे पता चलता था कि साहिल के पीछे वाली शक्ति कितनी मजबूत है। वे निश्चित रूप से कैम्बल फैमिली और मार्श फैमिली से कम नहीं थे, शायद बहुत मजबूत थे। 5 शासकों को छोड़कर लेला में दर्जनों पार्शल ओवरलॉर्ड वाली शक्तियां थीं। हालांकि सब एक ही स्तर पर थे, लेकिन कुछ मजबूत या कमज़ोर होती हैं। उदाहरण के लिए 3 पार्शल ओवरलॉर्ड वाली शक्ति एक पार्शल ओवरलॉर्ड वाली शक्ति की तुलना में कुल मिलाकर बहुत मजबूत होती है। अगर साहिल के पीछे वाली शक्ति शीर्ष स्तर की है तो शायद मार्श फैमिली और कैम्बल फैमिली मिलकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कप्तान लॉन्गर, मैं साहिल हमेशा से कृतज्ञता और दुश्मनी को स्पष्ट रूप से अलग करने वाला व्यक्ति रहा हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो जब मैं पहली बार एम्बर सिटी आया था तो मैं तुम्हें नीचा समझता था, लेकिन इस दौरान साथ रहने और जानने के बाद मुझे लगता है कि तुम बुरे नहीं हो और तुमसे दोस्ती की जा सकती है। तुम्हें कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे अपना दोस्त बनाना चाहते हो तो बस ये गिलास खत्म कर दो। ऐसा कहने के बाद साहिल ने अपने हाथ का शराब एक घूंट में पी लिया। यह एरियन की हर इच्छा थी, इसलिए वह कैसे मना कर सकता था। इसलिए उसने जल्दी से अपने हाथ का शराब खत्म कर दिया। दोनों ने पुरानी दुश्मनी पूरी तरह खत्म कर दी और अच्छे दोस्त बन गए। और एरियन के लिए यह उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। कितने लोग ओवरलॉर्ड से दोस्ती करने का सपना देखते हैं। लेला के 5 शासकों में से कौन रहस्यमयी नहीं था? पार्शल ओवरलॉर्ड जो दूसरों को डराते हैं, उनसे मिलना भी मुश्किल था। बेशक एरियन को अभी भी साहिल की असली ताकत का अंदाजा नहीं था। वह सिर्फ मान रहा था कि साहिल के पीछे अद्भुत बैकग्राउंड है। लेला के एक अज्ञात शून्य में एक आग का गोला तैर रहा था। करीब से देखने पर पता चला कि यह एक सुपर बड़ा ग्रह था जिसके बाहर तेज आग जल रही थी। ग्रह के केंद्र में एक आकृति क्रॉस लेग्ड बैठी थी। ये लूफियन था, लेला के 5 शासकों में से एक। लूफियन के पूरे शरीर से चमकदार प्रकाश निकल रहा था। उसके शरीर का तापमान उस हिंसक रूप से जलते ग्रह के अंदर के तापमान से बहुत ज्यादा था। यह सुपर बड़ा ग्रह सूरज जैसा था, लेकिन अनगिनत गुना बड़ा, जिसमें आंतरिक तापमान अरबों में गिना जाता था।
लूफियन के शरीर का तापमान उससे भी ज्यादा था, इसलिए कल्पना की जा सकती है कि वह क्या सह रहा था। क्रॉस लेग बैठा लूफियन अचानक आंखें खोलता है। उसकी आंखों से दो सुनहरी किरणें निकलीं, जलती उच्च तापमान की आग की परतों को भेद कर शून्य में चली गईं और गायब हो गईं। इस समय लूफियन रूपांतरण कर रहा था। एक बार रूपांतरण सफल हो गया तो वह पार्शियल एंशिएंट ओवरलॉर्ड रैंक से हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक तक पहुंच जाएगा। वह एक सच्चा हेवनली ओवरलॉर्ड बनेगा और ब्रह्मांड पर राज करेगा। एलोरा की बहाली विफल हो गई थी और उसका पता नहीं था। इससे लूफियन को खुद को अक्षम महसूस हो रहा था। अगर उस समय उसके पास हेवनली ओवरलॉर्ड की ताकत होती तो ये सब नहीं होता। इसलिए लूफियन ने सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया और कसम खाई कि वह पार्शियल एंशिएंट ओवरलॉर्ड रैंक की बाधा पार करेगा और एक कदम में सफलता हासिल करेगा। अध्याय 2507। लूफियन ने दांत पीसे और लग रहा था कि वह बहुत दर्द में है। हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक ओवरलॉर्ड रेल्म की आखिरी रैंक थी। इस रैंक पर कोई स्वर्ग को नियंत्रित करने की क्षमता रखता था, लेकिन इस रैंक तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। विफलता की दर डरावनी रूप से ज्यादा थी। भले ही पूरी तैयारी हो, कोई भी आत्मविश्वास से नहीं कह सकता था कि वह सफल होगा। और अब लूफियन ने न सिर्फ पर्याप्त तैयारी नहीं की थी, बल्कि वह घायल भी था। भले ही चोट गंभीर नहीं थी, लेकिन यह उसके ब्रेकथ्रू पर असर डालेगी। इसके अलावा एलोरा की बहाली विफल होने से लूफियन बहुत प्रभावित हुआ था। उसे लगा कि वह असफल है क्योंकि वह अपनी औरत की रक्षा भी नहीं कर पाया। हालांकि सिल्वियो ने कहा था कि एलोरा मरी नहीं है और उसे अभी भी मौका मिलेगा, लेकिन लूफियन खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। उसे जल्द से जल्द हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक तक पहुंचना था, एलोरा को ढूंढना था और उसका बदला लेना था। वह रोबोशस और सोल डिवाउरर्स को कीमत चुकानी थी। इसलिए लूफियन ने सब कुछ दांव पर लगाया। सब कुछ या कुछ नहीं की मानसिकता के साथ उसने कसम खाई कि वह पार्शियल हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक तक पहुंचेगा और सच्चा हेवनली ओवरलॉर्ड बनेगा। हालांकि वास्तविकता उतनी सरल नहीं थी जितनी उसने सोची थी। हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक ओवरलॉर्ड रेल्म की आखिरी रैंक थी, तो क्या यह इतना आसान होगा? लूफियन को आखिरी पल से पहले ही शक्तिहीन महसूस हो रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह ब्रेकथ्रू निश्चित रूप से विफल हो जाएगा। लूफियन होश में आया और एहसास हुआ कि वह बहुत आवेगी था। सदियों से कितने लोग पर्याप्त तैयारी के साथ हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक में ब्रेकथ्रू करने की कोशिश करते हुए मौत से बाल बाल बचे हैं। उसने कल्पना की थी कि वह चुना हुआ व्यक्ति है और दूसरों की तरह नहीं बल्कि रिकॉर्ड तोड़कर एक कदम में सफल होगा। फिर भी वास्तविकता ने उसे थप्पड़ मारा। मुख्य कारण ये था कि लूफियन की यात्रा बहुत सुगम थी। कहा जा सकता है कि आज तक उसे कोई बाधा नहीं मिली थी। सफलता स्वाभाविक रूप से उसके पास आती थी। जब उसे लगता था कि ब्रेकथ्रू का समय है तो वह हो जाता था। वास्तव में लूफियन एलोरा, ड्रोगो और वैलेंटीन से बहुत छोटा था। सिल्वियो उनकी चारों उम्र के जोड़ से भी बहुत बड़ा था। सबसे छोटा होने के बावजूद लूफियन सबसे प्रतिभाशाली था। यहाँ तक कि सिल्वियो भी इस पर आश्चर्य करता था। अगर लूफियन का स्वभाव अस्थिर न होता तो सिल्वियो पहले ही उसे अपनी सारी सीख दे चुका होता। गॉर्टियर सिविलाइजेशन के अवशेषों से प्राप्त फायर रिथम तक सहित सिल्वियो के अलावा लूफियन सबसे कम समय में सबसे मजबूत बन गया था। इसलिए लूफियन को घमंड करने का पूरा हक था। फिर भी इस बार भाग्य ने उसे छोड़ दिया लगता था। उसकी सांस धीरे धीरे कमजोर हो रही थी और यह बता रही थी कि वह हार गया, उसे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। चून की चाहे कितनी भी कोशिश करे परिणाम नहीं बदल सकता था। लूफियन का दिल शांत हो गया। यह न आनंद, न दुख, न इच्छा और न चाहत की स्थिति में पहुंच गया। इस समय लूफियन की कमजोर होती सांस चमत्कारिक रूप से रुक गई। उसे अचानक समझ आया। अध्याय 2508। पता चला कि यह इसलिए नहीं था कि उसने पर्याप्त संचय नहीं किया था, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति गलत थी। शुरुआत से लूफियन ने रोबोशस और सोल डिवाउरर्स से नफरत के साथ ब्रेकथ्रू करने की कोशिश की थी। इस तरह उसने नुकसान उठाया था। उसके दिमाग में सिर्फ ये था कि ब्रेकथ्रू सफल होने के बाद वह पहले एलोरा को ढूंढेगा और उसका बदला लेगा। वह रोबोशस और सोल डिवाउरर्स को दिखाना चाहता था कि उन्हें उसे गुस्सा दिलाना कितना मूर्खतापूर्ण था। लूफियन ने रोबोशस और सोल डिवाउरर्स के लेला पर आक्रमण करने के बाद लेले की प्राणियों को हुए नुकसान और परिणामों के बारे में नहीं सोचा था। उसके दिमाग में सिर्फ एलोरा थी। अगर उन दो नस्लों ने एलोरा को इतनी गंभीर चोट नहीं पहुंचाई होती तो शायद लूफियन को उनसे इतनी नफरत नहीं होती। शायद लेला पर हमला होने पर वह मौत से लड़ता नहीं बल्कि एलोरा को लेकर लेला से बाहर किसी विदेशी जगह पर रहने चला जाता। अगर सही मानसिकता नहीं होती तो पर्याप्त संचय होने पर भी हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक तक ब्रेकथ्रू नहीं हो सकता था। अफसोस कि लूफियन को यह बहुत देर से समझ आया। अगर शुरुआत से ही समझ आ जाता तो सब कुछ अलग होता। शायद वह अब हेवनली ओवरलॉर्ड होता। लूफियन के चेहरे पर असहायता का भाव आया। फिर वह सिर उठाकर आकाश की ओर देखकर सवजदोहनल, आह, एक गलती अगली गलती को जन्म देती है। लगता है यही मेरा भाग्य है। कितना दुखद, कितना अफसोसनाक और कितना घृणित, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। जब वह हार मानने वाला था तो अचानक लूफियन के दिमाग में एक आवाज गूंजी।
तुम इसे स्वीकार नहीं करते, है ना? तो क्या तुम ब्रेक थ्रू पूरा करके हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक तक नहीं पहुंचना चाहते ताकि सब पर राज कर सको और स्वर्ग पर हुकूमत कर सको? कौन है? कौन बोल रहा है? लूफियन ने चारों ओर देखकर सतर्क होकर पूछा। हाँ, मैं कौन हूँ? क्या तुम सच में पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? मैं तुम हूँ, तुम में हो और हम एक हैं। अजीब आवाज ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा। लूफियन ने हंसी सुनकर जल्दी शांत हो गया। उसने आवाज की पहचान अनुमान लगा ली थी, लेकिन फिर भी पूछा, क्या तुम मेरे शरीर में दूसरी व्यक्तित्व हो? बिल्कुल, हम मूल रूप से एक ही शरीर में दो आत्माएं हैं और हम ब्रह्मांड में सबसे दुर्लभ शारीरिक संरचनाओं में से एक हैं, डुअल सोल्स। वरना तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने कम समय में पार्शियल हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक तक कैसे पहुंच गए? तुम सच्चे स्वर्ग पर राज करने वाले ओवरलॉर्ड से सिर्फ एक कदम दूर हो और यह सब तुम्हारे डुअल सोल्स की प्रतिभा की वजह से है। अगर नहीं तो तुम अब एक साधारण व्यक्ति होते। चूंकि तुम इस समय बाहर आ रहे हो, क्या इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास मेरी वर्तमान मुसीबत हल करने का तरीका है? बिल्कुल, जब तक हम एक शरीर में विलय कर लें, हम तुरंत डुअल सोल्स की पूरी ताकत दिखा सकते हैं। तब बाधा पार करना बहुत आसान होगा और हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक तक पहुंचना तो दूर की बात, मुसीबत हल करना भी आसान होगा। तब तुम इस विशाल ब्रह्मांड में जो चाहो कर सकते हो। लूफियन की दूसरी व्यक्तित्व ने लालच दिया। एक में विलय। लूफियन ने भौहें चढ़ाईं। हाँ, एक में विलय। अगर हम दो आत्माएं एक कर लें तो डुअल सोल्स के फायदे पूरी तरह दिखेंगे। तब हम ब्रह्मांड में अजेय होंगे। क्या सोचते हो? कितना शक्तिशाली और कमाल है ना? जल्दी से मेरे साथ एक हो जाओ। समय कम है, इसलिए चलो साथ मिलकर स्वर्ग पर राज करें। जो हमारा साथ देगा वह फलेगा फूलेगा और जो विरोध करेगा वह नष्ट हो जाएगा। हा, लूफियन की दूसरी व्यक्तित्व ने उत्साह से कहा। लूफियन चुप रहा। अब तक वह शांत हो चुका था। उसे पता था कि दूसरी पक्ष सिर्फ बाधा पार करने में मदद करने के लिए नहीं निकला था। हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक तक पहुंचने का लालच वाकई बहुत बड़ा था। वह बहुत प्रभावित हुआ था। हालांकि लूफियन को दृढ़ विश्वास था कि दुनिया में कोई मुफ्त का भोजन नहीं होता और उसे ऐसे बिना वजह इतना बड़ा फायदा नहीं मिलेगा। अगर दूसरी पक्ष की बात सच होती तो वह ब्रेक थ्रू विफल होने पर ही बाहर नहीं आता। लूफियन डुअल सोल्स में विश्वास करता था और पूरे समय उसे पता था कि उसके अंदर दूसरी व्यक्तित्व रहती है। हालांकि उसने कभी इस तरह बात नहीं की थी। फिर भी दोनों का एक होना। एक होने के बाद नेता कौन होगा? क्या दूसरी पक्ष उसे नेता बनने देगा? स्पष्ट रूप से नहीं। नेतृत्व खोने के बाद क्या लूफियन वही लूफियन रहेगा? अगर पुराना लूफियन होता तो वह बिना हिचकिचाहट के स्वीकार कर लेता। फिर भी वर्तमान लूफियन दूसरे स्तर पर पहुंच चुका था। वह गुस्से में नहीं आएगा, इसलिए वह परिणाम पर विचार करेगा। अध्याय 2509। एक होने के बाद नेता कौन होगा? लूफियन ने शांत होकर पूछा। लूफियन, हम एक हैं। नेता कौन होगा इससे क्या फर्क पड़ता है? जल्दी से मेरे साथ विलय कर लो। समय किसी का इंतजार नहीं करता। विलय के बाद हम हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक तक ब्रेक थ्रू कर लेंगे। भविष्य में हम और आगे जा सकते हैं और स्वर्ग पर राज कर सकते हैं, व्यक्तित्व ने बेचैनी से कहा। बेशक फर्क पड़ता है। अगर मैं नेता होता हूं तो हम चर्चा कर सकते हैं। अगर तुम नेता होते हो तो माफ करना, मैं सहमत नहीं हूं। बस हार मान लो, तुम सहमत नहीं हो। लूफियन, तुम खुद को बहुत ऊंचा समझते हो। क्या अब तुम्हारे पास चुनने का अधिकार है? क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम मेरे साथ विलय करने से मना करोगे तो तुम नीचे गिर जाओगे और कभी वापस नहीं आ पाओगे? कोई बात नहीं, अगर मैं सही हूं तो अगर मैं मरूंगा तो तुम भी मर जाओगे। तो मुझे किससे डरना है? क्या तुम मेरे साथ नहीं हो? सबसे बुरा हाल में हम साथ मर जाएंगे। लूफियन मुस्कुराया। तुम बहुत जिद्दी हो। दूसरी व्यक्तित्व गुस्से में थी। लूफियन ने उसे नजरअंदाज किया और आंखें बंद करके आराम करने लगा। वह अपने शरीर की ऊर्जा को लगातार कम होने दे रहा था। उसके शरीर में दूसरी व्यक्तित्व भी चुप हो गई। दोनों व्यक्तित्व आमने सामने की स्थिति में आ गए लगते थे। जो पहले बोलेगा वह हार जाएगा। विलय के बाद वे नुकसान में होंगे और दूसरा नेता होगा। 10 मिनट बाद लूफियन की ऊर्जा आधी से ज्यादा कम हो चुकी थी। उसके शरीर में दूसरी व्यक्तित्व बेचैन हो गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आखिरकार यह क्रांतिकारी बिंदु तक पहुंच जाएगा। तब भले ही दोनों व्यक्तित्व विलय कर लें, कोई फायदा नहीं होगा। तब ब्रह्मांड में अत्यंत दुर्लभ डुअल सोल्स पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। लूफियन को बिल्कुल परवाह नहीं लग रही थी। उसका चेहरा अभी भी शांत था। यह कहना होगा कि हालांकि उसका ब्रेक थ्रू विफल हुआ, लेकिन लूफियन के लिए यह बुरी बात नहीं थी। कम से कम उसका चरित्र और मानसिकता बहुत सुधर गई थी। वह पहले जितना आसानी से गुस्सा नहीं होता था। लूफियन, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे, उसकी दूसरी व्यक्तित्व ने बेचैनी से कहा। हालांकि लूफियन स्थिर और अविचलित रहा। जल्द ही और 5 मिनट बीत गए। लूफियन, मैं क्या करूं कि तुम विलय करने को सहमत हो जाओ? जैसा मैंने कहा, विलय के बाद मुझे नेता बनना है, वरना कोई सौदा नहीं। लूफियन ने सपाट स्वर में जवाब दिया। क्या तुम मौत से नहीं डरते?
तुम मेरे साथ हो ना, तो मुझे किससे डरना है? अगर मेरे शरीर पर नियंत्रण खो गया तो क्या मैं अभी भी मैं हूं? उसमें मौत से क्या फर्क है? ठीक है, मैं सहमत हूं कि विलय के बाद तुम नेता बनोगे। अब बात बनती है। लूफियन हल्के से मुस्कुराया। उसे पता था कि दूसरी पक्ष उसके सामने जीत नहीं सकता, इसलिए समझौता करेगा। और वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। जल्दी से मेरे साथ विलय कर लो, समय कम है। अगर तुम ऐसे ही कमजोर होते रहे तो विलय भी डुअल सोल्स को नहीं बचा पाएगा। मुझे क्या करना है? लूफियन ने पूछा। सब कुछ छोड़ दो और विरोध मत करो। बाकी मुझे सौंप दो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सहमत हो जाऊंगा? तो तुम क्या चाहते हो? मुझे बताओ क्या करना है और मैं नेता बनूंगा। अध्याय 2510। ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा ही करूंगा। द स्पिरिट केज, एम्बर सिटी, 8 मुख्य शहरों में से एक। साहिल और एरियन खा पी रहे थे। एरियन ने अचानक कहा, मास्टर साहिल, चूंकि आप मुझे दोस्त मानते हैं इसलिए मुझे पहले से कुछ बताना जरूरी है। एरियन, तुम बता सकते हो। आज जिन 2 लोगों को आपने मारा वे साधारण नहीं हैं। आदमी का नाम पेरी कैम्बल है और वह एम्बर सिटी के 3 बड़े परिवारों में से एक कैम्बल फैमिली का प्रत्यक्ष वंशज है। और वह मोटी औरत और भी खास है। हालांकि मुझे उससे ज़्यादा परिचय नहीं है, लेकिन उसका परिवार निश्चित रूप से कैम्बल फैमिली से कम नहीं है। अब आपने दोनों को मार दिया है तो आपको दोनों बड़े परिवारों के संयुक्त दबाव का सामना करना पड़ेगा, एरियन ने गंभीरता से कहा। मैं समझ गया, एरियन, चिंता मत करो। अगर मैं उन्हें मारने की हिम्मत कर सकता हूं तो उनके पीछे वाली शक्तियों का सामना करने का भी पर्याप्त आत्मविश्वास है। इसलिए उसकी चिंता मत करो, साहिल ने उदासीनता से जवाब दिया। लेकिन एरियन कुछ और कहना चाहता था ताकि साहिल ज्यादा सतर्क रहे। अप्रत्याशित रूप से साहिल ने तुरंत उसे बीच में टोक दिया। एरियन, पहले पीते हैं। मुझे पता है कि इसे कैसे संभालना है और मेरे पास दोनों परिवारों के दबाव का सामना करने की क्षमता है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो बस देखते रहो। ठीक है, चूंकि आप इतने आत्मविश्वासी हैं तो मैं और कुछ नहीं कहूंगा, मास्टर साहिल। ऐसा कहने के बाद एरियन ने गिलास उठाकर पी लिया। एरियन, मुझे मास्टर साहिल मत कहो, ये बहुत अजीब लगता है। तुम मुझसे कुछ साल बड़े हो, बस मेरा नाम लेकर बुलाओ। मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा विचार है। एरियन झिझका। साहिल के पीछे वाली शक्ति कम से कम कैम्बल और मार्श फैमिली से कम नहीं थी। इसके अलावा वह गुप्त रूप से पाला गया उत्तराधिकारी था, इसलिए भविष्य में इस शीर्ष शक्ति का नियंत्रण संभवतः उसके पास होगा। स्पष्ट रूप से उसका दर्जा एरियन से बहुत ऊंचा था, इसलिए एरियन सच में उसे नाम से नहीं बुला सकता था क्योंकि दर्जे के हिसाब से यह अनुचित था। इसमें क्या बुरा है? मैं इसी तरह दोस्ती करता हूँ। जिन्हें मैं पसंद करता हूँ उन्हें मैं भाई कहता हूँ, चाहे उनकी ताकत या दर्जा कुछ भी हो। जिन्हें पसंद नहीं करता, चाहे उनका बैकग्राउंड कितना भी ऊंचा हो, मैं उन्हें देखता तक नहीं। जब तक कि तुम मुझे दोस्त नहीं मानते, एरियन। चूंकि आपने ऐसा कहा है तो अगर मैं अभी भी बहस करूंगा तो थोड़ा अज्ञानी लगूंगा, मास्टर साहिल, एरियन ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर तुम अभी भी मुझे वैसा क्यों बुला रहे हो? मतलब साहिल, अब बात बनती है, हम दोनों पुरुष हैं तो इतना शर्मीले क्यों हो, जैसे कोई औरत? दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। जंबो कोर्ट के बाहर ईगन कैम्बल फैमिली के शक्तिशाली लोगों के समूह के साथ पहुंच चुका था। वह जंबो कोर्ट के साइन बोर्ड की ओर देखते हुए जोर से पूछा, क्या यही जगह है? जी लॉर्ड ईगन, यही जंबो कोर्ट है। साहिल, जो मास्टर पेरी और मार्श फैमिली की मिस फैबियोला को मारने वाला है, अंदर है। ईगन के पास खड़ा विश्वसनीय व्यक्ति आगे बढ़कर बोला। बाहर इंतजार करो, मैं अंदर जाकर साहिल से मिलता हूँ, ईगन ने आदेश दिया। लॉर्ड ईगन, मुझे लगता है कि हमें आपके साथ जाना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं साहिल का मुकाबला नहीं कर सकता? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नुकसान होगा? नहीं मेरे लॉर्ड, बस मौके पर मौजूद लोगों की खबर के अनुसार साहिल की गुप्त रूप से रक्षा करने वाला कोई शक्तिशाली व्यक्ति है। उस व्यक्ति की निकली ऊर्जा ने मौके पर सबको स्थिर कर दिया था। मास्टर पेरी और मार्श फैमिली की मिस फैबियोला के गार्डों में भी थोड़ी भी प्रतिरोध की क्षमता नहीं थी और वे बस अपने मालिकों को मरते देख सकते थे। सच में, वह पुरुष है या महिला? कितनी उम्र के हैं? ईगन ने उत्सुकता से पूछा। उस व्यक्ति की निकली ऊर्जा अकेले कैम्बल और मार्श फैमिली के गार्डों को स्थिर कर सकती थी। लगता था कि ईगन को इस व्यक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। शायद वह उससे ज्यादा कमजोर नहीं है, यही समस्या है। हालांकि उसने कुछ ऊर्जा निकाली और सबको डराया, लेकिन वह कभी सामने नहीं आया और किसी को नहीं पता कि वह कौन है। वे सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर वे हिले तो तुरंत मर जाएंगे। कोई बात नहीं, बाहर इंतजार करो। मुझे विश्वास नहीं कि एम्बर सिटी में कोई मुझे चोट पहुंचा सकता है। ऐसा कहने के बाद ईगन आत्मविश्वास से जंबो कोर्ट में चला गया और शक्तिशाली लोग बाहर रह गए। अध्याय 2511। ईगन जैसे ही जंबो कोर्ट में दाखिल हुआ, उसने देखा कि एम्बर सिटी लॉ एनफोर्समेंट टीम के कप्तान एरियन एक युवक के साथ बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं, साथ ही पी भी रहे हैं।
उनके पास एक मध्यम आयु का आदमी दोनों के लिए शराब डालता रह रहा था। उसे सोचने की जरूरत नहीं थी कि वह युवक वही साहिल है जिसने पेरी और मार्श फैमिली की मिस फैबियोला को मारा था। साहिल को 1-2 सेकंड तक घूरने के बाद ईगन आगे बढ़ता रहा। जब तीनों ने ईगन को देखा तो सबकी नज़र उस पर गई। जब ईगन करीब पहुंचा तो एरियन खड़ा हो गया, मुट्ठियां बांधकर विनम्रता से बोला, डेप्यूटी मेयर ईगन को प्रणाम। एम्बर सिटी के बर्च, कैम्बल और विडेल्स परिवार बारी बारी से मेयर का पद संभालते थे। जब इनमें से कोई मेयर होता तो बाकी 2 उप मेयर होते थे। तर्क से लॉ एनफोर्समेंट टीम के कप्तान को उप मेयर के आदेश मानने चाहिए थे। हालांकि मेयर के अधिकार को उजागर करने के लिए लॉ एनफोर्समेंट टीम सिर्फ मेयर की बात मानती थी। इसलिए भले ही उप मेयर का दर्जा लॉ एनफोर्समेंट टीम के कप्तान से ऊंचा होता, लेकिन वह टीम को आदेश नहीं दे सकता था। ये व्यवस्था भी बर्च, कैम्बल और विडेल्स परिवारों की सहमति से लागू की गई थी। कप्तान लॉन्गर, इस युवक का परिचय मुझे क्यों नहीं कराते? ईगन ने साहिल की ओर देखकर पूछा। डेप्यूटी मेयर ईगन, यह मास्टर साहिल खुराना हैं। मास्टर साहिल, यह ईगन कैम्बल हैं, एम्बर सिटी के 3 बड़े परिवारों में से एक, कैम्बल फैमिली के मुखिया और एम्बर सिटी के उप मेयर भी। एरियन ने दोनों का परिचय कराया। बस इतना? उनकी बाकी पहचान क्या है? क्या तुम सिर्फ उनका नाम जानते हो? ईगन ने एरियन को संदेह से देखा। डेप्यूटी मेयर, ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा परिचय नहीं देना चाहता, लेकिन मैं सच में मास्टर साहिल की विशिष्ट पहचान नहीं जानता, सिर्फ उनका नाम जानता हूँ। एरियन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। वह सच में सिर्फ साहिल का नाम जानता था। उसके पास कोई और जानकारी नहीं थी, इसलिए वह ईगन को विस्तृत परिचय नहीं दे सकता था। स्वाभाविक रूप से ईगन ने यह विश्वास नहीं किया। उसने सोचा, तुम्हें पता भी नहीं कि वह कौन है और फिर भी तुम इस लड़के के लिए खुले में कैम्बल फैमिली का सामना करने की हिम्मत करते हो। और अब तुम उसके साथ ऐसे खा पी रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? एरियन, मुझे पता है कि मैं अभी मेयर नहीं हूँ, इसलिए मैं लॉ एनफोर्समेंट टीम के कप्तान तुम्हें आदेश नहीं दे सकता, लेकिन सलम का मेयर का समय लगभग खत्म होने वाला है और कैम्बल फैमिली अगला एम्बर सिटी का मेयर बनेगा। तो क्या तुम सच में मुझसे टकराना चाहते हो? क्या तुम लॉ एनफोर्समेंट टीम के कप्तान नहीं रहना चाहते? ईगन ने तटस्थ लहजे में कहा। डेप्यूटी मेयर ईगन, आपने गलत समझा। अगर मुझे मास्टर साहिल की पहचान के बारे में ज़्यादा पता होता और मैंने नहीं बताया होता तो मैं तुरंत लॉ एनफोर्समेंट टीम के कप्तान पद से इस्तीफा दे देता और आपके मेयर बनने का इंतजार नहीं करता। एरियन घबरा गया। वह निश्चित रूप से ईगन को नाराज नहीं करना चाहता था, क्योंकि ईगन पेरी से बिल्कुल अलग था। एक द स्पिरिट केज में कैम्बल फैमिली का जिम्मेदार और परिवार का वरिष्ठ था। दूसरा कैम्बल फैमिली का प्रत्यक्ष वंशज था जिसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। दोनों में कोई तुलना नहीं थी। डेप्यूटी मेयर ईगन, अगर आपके पास कोई सवाल है तो सीधे मुझसे पूछ लीजिए। कप्तान लॉन्गर पर दबाव मत डालिए। वह सच में नहीं जानता कि मैं कौन हूं, इसलिए उससे पूछना बेकार है, साहिल ने अचानक बीच में टोका। ये सुनते ही ईगन ने अपनी नज़र साहिल पर डाली और इस साहसी लड़के को गौर से देखने लगा। हालांकि उसने साहिल को सिर से पांव तक स्कैन किया, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। साहिल एक साधारण व्यक्ति से अलग नहीं था। हालांकि कोई समस्या न होना अक्सर सबसे बड़ी समस्या होती है। जिस लड़के ने कैम्बल और मार्श फैमिली के प्रत्यक्ष वंशजों को मारने की हिम्मत की, वह साधारण कैसे हो सकता है? उसे किसी विशेष तरीके से छिपाया गया होगा। इस आधार पर ईगन ने निष्कर्ष निकाला कि साहिल की पहचान साधारण नहीं है। जिनके पास छिपाने की क्षमता होती है वे बहुत दुर्लभ होते हैं, चाहे वह खजाना हो या गुप्त तकनीक। साथ ही ईगन साहिल के पास छिपे शक्तिशाली व्यक्ति की तलाश भी कर रहा था। परिणाम ने उसे बहुत आश्चर्यचकित किया, क्योंकि उसने जितना खोजा उतना कुछ नहीं मिला। ये व्यक्ति उससे कैसे छिप सकता है? ये वाकई बहुत पेचीदा था। जब तक वह छिपे हुए को नहीं ढूंढ लेता, ईगन कुछ भी लापरवाही से नहीं कर सकता था। अध्याय 2512। कृपया अपना नाम बताएं। मैं साहिल खुराना हूँ। साहिल का जवाब बहुत सरल और स्पष्ट था। उसने कुछ अतिरिक्त नहीं जोड़ा। आप कहाँ से हैं और एम्बर सिटी में क्यों आए हैं? हालांकि आप उप मेयर हैं, लेकिन यह व्यक्तिगत सवाल है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है ना? साहिल ऐसा पूछ रहा था, लेकिन वह दूसरी पक्ष को बता रहा था कि वह सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। चूंकि तुम बताना नहीं चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। तुमने मेरे परिवार के प्रत्यक्ष वंशज पेरी और मार्श फैमिली की मिस फैबियोला को मारा है, सही? ईगन ने घुमा फिराकर नहीं पूछा, बल्कि सीधे पूछा। अगर तुम उस लड़के की बात कर रहे हो जो जंबो कोर्ट में परेशानी करने आया था और उस घृणित गेंद जैसी दिखने वाली औरत की, तो हाँ, मैंने उन्हें मारा है। साहिल ने सिर हिलाया। क्या तुम मुझे यह नहीं बताओगे कि तुमने मेरे परिवार के प्रत्यक्ष वंशज को क्यों मारा? क्या बताने की बात है? आप उप मेयर हैं, इसलिए आपको इस मामले की पूरी सच्चाई पता होगी। क्या सच में मुझे दोबारा दोहराना पड़ेगा? साहिल अविचलित रहा। ईगन स्तब्ध रह गया। उसने साहिल को देखा और इस युवक में कहीं भी तनाव का कोई निशान नहीं पाया।
दूसरी पक्ष नाटक नहीं कर रहा था, बल्कि उसे हत्या की परवाह ही नहीं थी। ये लड़का ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा था, तो किस शक्ति ने ऐसा व्यक्ति तैयार किया होगा? कैम्बल फैमिली और मार्श फैमिली ले की दर्जनों शीर्ष शक्तियों में सबसे ऊपर नहीं थे, लेकिन सबसे नीचे भी नहीं थे। भले ही शक्तियां बहुत दूर हों या एक दूसरे के बारे में न सुना हो, अगर साहिल इन शक्तियों में से किसी से होता तो कैम्बल फैमिली और मार्श फैमिली को न जानना असंभव था। फिर भी जब वह कैम्बल फैमिली और मार्श फैमिली के प्रत्यक्ष वंशजों के सामने था तो उसने उन्हें बिना हिचकिचाहट के मार डाला और उन्हें थोड़ा भी नहीं बख्शा। ईगन कितना भी दिमाग लगाए, समस्या कहाँ है समझ नहीं आ रहा था। जब तक साहिल इन शीर्ष शक्तियों से नहीं था तो उसके पास छिपा शक्तिशाली व्यक्ति कैसे समझाएगा? चूंकि ईगन उसे ढूंढ भी नहीं पा रहा था, इसका मतलब वह साधारण नहीं था। जब ईगन सोच रहा था कि इसे कैसे सुलझाए तो दरवाजे से एक आवाज आई। यहाँ काफी हलचल लग रही है, मैंने कुछ बीच में तो नहीं डाला ना? सबने आवाज की दिशा में देखा। ये सलम था, एम्बर सिटी के 3 बड़े परिवारों में से एक बर्च फैमिली का जिम्मेदार व्यक्ति। साथ ही वह मेयर भी था। एरियन मेयर को प्रणाम करता है, एरियन ने सम्मान से कहा। वह उसका वरिष्ठ था। स्वागत है मेयर सलम, साहिल ने भी विनम्रता से कहा। साहिल, मैंने कुछ बीच में तो नहीं डाला ना? सलम ने साहिल की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। एम्बर सिटी के मेयर के रूप में सलम को शहर में हुई इस बड़ी घटना की खबर लग ही गई थी। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ था। वह सोच रहा था कैम्बल फैमिली का प्रत्यक्ष वंशज पेरी और मार्श फैमिली की मिस फैबियोला एम्बर सिटी में साथ मर गए। यह इतनी बड़ी खबर है। कैम्बल फैमिली तो ठीक है, लेकिन इसमें मार्श फैमिली की मिस फैबियोला भी शामिल है। किसमें इतनी हिम्मत है कि 2 बड़े परिवारों को एक साथ नाराज कर दे? जब उसे पता चला कि हत्यारा साहिल है तो सलम को राहत मिली। उसे पता था कि यह युवक साधारण नहीं है। अगर नहीं होता तो उसने पहले एरियन को साहिल से माफी मांगने नहीं कहा होता। अब लग रहा था कि वह सही था। अध्याय 2513। क्या बात कर रहे हो मेयर सलम? हम बस बातें कर रहे थे, साहिल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जब ईगन ने दोनों की बात सुनी तो तुरंत बीच में टोककर पूछा, मेयर, क्या आप साहिल को जानते हैं? जब साहिल पहली बार एम्बर सिटी आया था तब हम एक बार मिले थे, लेकिन हम ज्यादा परिचित नहीं हैं, सलम ने जवाब दिया। मैं समझ गया, मुझे लगा था कि आप और साहिल पुराने परिचित हैं। ईगन थोड़ा निराश हुआ। वह मूल रूप से सोच रहा था कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए वह सलम से साहिल की विशिष्ट जानकारी ले सकता था। साहिल की पहचान समझने के बाद ही वह सबसे अच्छा जवाब दे सकता था। अब ईगन को नहीं पता था कि इस स्थिति को कैसे संभाले। अगर साहिल के पास छिपा रहस्यमयी शक्तिशाली व्यक्ति सामने नहीं आता तो वह लापरवाही से कुछ नहीं कर सकता था। मैंने आपके बीच की बात भी सुनी है। आज मैं एम्बर सिटी के मेयर के रूप में यहाँ शांति कराने आया हूँ। सब लोग एक कदम पीछे हटें और इस मामले को शांति से सुलझा लें, वरना अगर यह बड़ा हो गया तो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं? सलम ने सीधे अपना उद्देश्य बताया। वह मध्यस्थ बनने आया था और उम्मीद कर रहा था कि वे इसे सुलझा लेंगे। वास्तव में इस मामले का सलम से कोई लेना देना नहीं था। कुछ पहलुओं में यह उसके लिए बहुत फायदेमंद भी था। आखिरकार एम्बर सिटी के 3 बड़े परिवार आमतौर पर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते थे। हालांकि एम्बर सिटी के मेयर के रूप में सलम चुप नहीं बैठ सकता था। एक बार तीनों पक्ष लड़ाई शुरू कर दे तो पूरा एम्बर सिटी गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है, यहाँ तक कि यह खंडहर बन सकता है। इसलिए सलम को इसे रोकना था। इस मामले में मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। पेरी बिना वजह जंबो कोर्ट में परेशानी करने आया और मेरे लोगों को पकड़ना और छापा मारना चाहता था। उसकी मौत उसी की थी। जहां तक फैबियोला औरत का सवाल है, वह भी बिना वजह आसपास के लोगों पर हमला करने लगी। उसने दर्जनों लोगों को मारा और मुझे भी मारना चाहती थी। हालांकि वह इतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। बस इतनी सी बात है। आपके परिवार इसे जैसे चाहें सुलझा लें और मैं स्वीकार करूंगा, साहिल ने गंभीरता से कहा। वह बिल्कुल नहीं डरा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि 2 बड़े परिवार उसके लिए कोई खतरा नहीं है। सलम के पास साहिल को दोबारा देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। आपके परिवार का इस बारे में क्या विचार है? सलम ने ईगन से पूछा। खबर परिवार तक पहुंच चुकी है और अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। मुझे पेरी के स्वभाव का पता है और सच में वह थोड़ा भोगी था और अक्सर दूसरों को नाराज करता था। हालांकि यह मारने लायक नहीं था। इसके अलावा मार्श फैमिली ने अभी हमारे साथ तय की गई शादी की थी और इसमें शामिल लोग संयोग से पेरी और मार्श फैमिली की मिस फैबियोला थे। अब दोनों मर चुके हैं तो मुझे परिवार को क्या कहना है पता नहीं। ईगन ने ऐसा कहकर जबरदस्ती मुस्कुराया। अगर वह साहिल के पास छिपे रहस्यमयी शक्तिशाली व्यक्ति से नहीं डरता तो वह इतना विनम्र नहीं होता। शायद सलम के आने से पहले ही वह साहिल पर हमला कर देता। बड़े परिवारों के पास एक सेट नियम होते थे। अगर प्रत्यक्ष वंशज गलती करता है तो परिवार के अन्य सदस्य उसे मार सकते हैं। हालांकि वे बाहरी लोगों के हाथों नहीं मर सकते थे।
अब जब साहिल ने पेरी और फैबियोला को मार दिया तो दोनों बड़े परिवार इसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। कैम्बल फैमिली ज़्यादा सहमत था। आखिरकार पेरी सिर्फ एक ऐसा प्रत्यक्ष वंशज था जिसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। अगर साहिल के पीछे वाली शक्ति पर्याप्त मजबूत हो और वे पर्याप्त मुआवजा देने और सार्वजनिक माफ़ी मांगने को तैयार हो तो कैम्बल फैमिली शांति से अपनी प्रतिष्ठा वापस पा सकता था। हालांकि मार्श फैमिली के लिए मामला अलग था। अध्याय 2514। फैबियोला मार्श फैमिली के मुखिया की पोती थी तो मार्श फैमिली साहिल को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती थी। ईगन, मुझे पता है कि तुम इस मामले पर फैसला नहीं ले सकते, इसलिए क्यों ना हम तुम्हारे परिवार से जवाब मिलने के बाद साथ बैठकर इसे कैसे सुलझाएं इस पर चर्चा करें। सलम ने कुछ सोचकर पूछा। हाँ, लेकिन मेयर, यह मामला इतना आसान नहीं होगा। आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। ये सिर्फ मेरे परिवार की बात नहीं है। फैबियोला वर्तमान मार्श फैमिली मुखिया की पोती है, इसलिए वे इसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे, ईगन ने कहा और साहिल की ओर देखा। जब उसने देखा कि साहिल कितना शांत है तो उसके दिल में संदेह और गहरा होता गया। क्या वह जवान होने के कारण निडर है या सच में उसे इतना आत्मविश्वास है कि वह कैम्बल फैमिली और मार्श फैमिली के संयुक्त हमले का सामना कर सकता है। साय, मुझे पता है कि यह मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश तो करो। अगर उस समय इसे सुलझा नहीं पाए तो कृपया एम्बर सिटी के बाहर जाकर सुलझाओ, ठीक है? मेरे लिए कर दो। यहाँ बहुत सारे साधारण लोग हैं और वे तुम्हारी लड़ाई की झटकों को नहीं सह पाएंगे। सलम साइड, वह यहाँ इसलिए आया था कि दोनों को शांति करा दे, लेकिन अगर असफल होता है तो उम्मीद करता था कि दोनों पक्ष एम्बर सिटी में उत्पात नहीं मचाएंगे। चिंता मत कीजिए मेयर सलम, मैं आपको ये वादा कर सकता हूँ। अगर मार्श फैमिली और कैम्बल फैमिली सच में बल प्रयोग से हल करना चाहते हैं तो मैं वादा करता हूं कि कोई साधारण व्यक्ति घायल नहीं होगा, साहिल ने अचानक कहा। अब मुझे राहत मिल गई जब तुमने ये कहा। फिर सलम ने कुछ ऐसा कहा कि एक दूसरे के लिए बेहतर होगा। एम्बर सिटी के मेयर के रूप में अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद सब चले गए। वे कैम्बल फैमिली और मार्श फैमिली से खबर का इंतजार करेंगे और फिर दोबारा बातचीत करेंगे। ईगन छिपे रहस्यमयी शक्तिशाली व्यक्ति को ढूंढ नहीं पाया। आखिरकार उसे निराश होकर जाना पड़ा। वह परिवार में खबर का इंतजार करने नहीं गया बल्कि सीधे डिसेंडिंग पॉइंट पर चला गया। पहली मुलाकात के बाद ईगन को लगा था कि साहिल साधारण नहीं है। साहिल की प्रतिक्रिया से लग रहा था कि कैम्बल फैमिली इस मामले में फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। इसलिए ईगन के दिमाग में एक विचार आया। चूंकि मार्श फैमिली ने अपना प्रत्यक्ष वंशज खो दिया है तो क्यों न उन्हें पहले साहिल से मिलने दे ताकि देखें कि साहिल सच में सक्षम है या सिर्फ दिखावा कर रहा है और रहस्य बनाकर रखा है। कैम्बल फैमिली फिलहाल इंतजार करेगा और जितना कम योगदान दे सके देगा। अगर कोई अनियंत्रित कारक आया तो वे रणनीति बदल सकते हैं। हालांकि उसे परिवार को जल्द से जल्द सूचित करना था, इसलिए ईगन सीधे डिसेंडिंग पॉइंट पर गया ताकि लेलर वापस जाकर परिवार को अपनी सोच और साहिल से पहली मुलाकात का एहसास बता सके। सलम और ईगन के जाने के बाद जंबो कॉट में सिर्फ साहिल, एरियन और थॉर रह गए। पेबल्स खाने के बाद सो गई थी और साहिल ने उसे दूसरे कमरे में रखकर आराम करने दिया था। छोटी लड़की इस बार ज़्यादा आज्ञाकारी और समझदार लग रही थी। जब तक साहिल आदेश देता वह मान लेती थी। साहिल, मुझे भी वापस जाना होगा। यह मामला कैम्बल फैमिली जैसे बड़े परिवार से जुड़ा है, इसलिए मुझे डर है कि मैं ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा, एरियन ने माफ़ी मांगते हुए कहा। क्या बात कर रहे हो एरियन? तुम्हें भविष्य में रिवर्स की मदद करनी है और मुझे ज़्यादा कीमती खजाने इकट्ठा करने में मदद करनी है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी मदद होगी। साहिल, चिंता मत करो, मैं बाकी चीज़ों में मदद नहीं कर सकता लेकिन इस काम पर भरोसा कर सकते हो, एरियन ने सीना ठोककर आश्वासन दिया। उसने मन बना लिया था। जब तक साहिल इस बार मार्श फैमिली और कैम्बल फैमिली के संयुक्त दबाव से बच जाता है तो वह लॉ एनफोर्समेंट टीम के कप्तान के पद का फायदा उठाकर साहिल के लिए पूरी ताकत से खजाने इकट्ठा करेगा। उसकी पहचान से 3 बड़े परिवारों को छोड़कर कोई मना नहीं कर सकता अगर वह खुद जाता है। अध्याय 2515। एरियन भी चला गया। जंबो कॉट में सिर्फ साहिल और थॉर रह गए। जंबो कॉट के बाकी कर्मचारी पहले ही स्वेच्छा से चले गए थे। वे कुछ पैसे कमाने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। मास्टर साहिल, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने आपको परेशानी में डाला, थॉर ने धीरे से कहा। रिवर्स, तुम पेरी जैसे भोगी का ध्यान खींच बैठे क्योंकि तुम मेरे लिए काम कर रहे थे। मैंने तुम्हें खतरनाक स्थिति में डाल दिया, इसलिए मुझे ही माफ़ी मांगनी चाहिए, साहिल ने जवाब दिया। नहीं 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 मास्टर साहिल, ये सब मेरी गलती है। मैंने पहले खतरे का अनुमान नहीं लगाया जिसके कारण ये हुआ, थॉर ने जल्दी समझाया। ठीक है रिवर्स, खुद को दोष मत दो। वास्तव में तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं भविष्य में ऐसी बातें दोबारा नहीं सुनना चाहता। जैसा मैंने कहा था, तुम बस जो चाहो करो और बाकी चीज़ों की चिंता मत करो। जो भी परेशानी आएगी मैं संभाल लूँगा। इसके अलावा यह मामला मामूली है, इसलिए इसे दिल पर मत लो। जी मास्टर साहिल, थॉर आखिरकार सामान्य रूप से सांस ले सका। जितना बड़ा हादसा होता उतना ही उसे अफसोस होता।
वह डरता था कि ऐसी शक्ति आ जाए जिसे मास्टर साहिल भी न संभाल पाएं। अगर ऐसा हुआ तो मुसीबत हो जाएगी। मास्टर साहिल की बात सुनकर उसे बहुत राहत मिली। अब तुम काम पर लौट जाओ, ज़्यादा लोगों को रखो मदद के लिए, खुद को थका मत दो, ऊंची कीमत पर खजाने खरीदते रहो और पैसे खर्च करने से मत डरो। जितना ज़्यादा खर्च करोगे मैं उतना खुश होऊंगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगर मैं यहाँ रहूंगा तो एरियन पूरी ताकत से तुम्हें ज़्यादा खजाने इकट्ठा करने में मदद करेगा, इसलिए तैयार रहो। चिंता मत कीजिए मास्टर साहिल, मुझे पता है कि क्या करना है। साहिल ने बात जारी नहीं रखी। वह उठा और दूसरे कमरे की ओर चला। फिर कैम्बल फैमिली और मार्श फैमिली के प्रत्यक्ष वंशजों को मारने से उसे बिल्कुल परेशानी नहीं थी। ये पर्याप्त ताकत से मिलने वाला आत्मविश्वास था। उसकी सोल पावर एंशिएंट ओवरलॉर्ड रैंक तक पहुंच चुकी थी, इसलिए भले ही वह उस शक्तिशाली रहस्यमयी व्यक्ति से मिल जाए, 8 मुख्य शहरों के मेयर और उप मेयर साहिल के लिए कुछ नहीं थे। उनकी सोल पावर ओवरलॉर्ड रेल्म में भी नहीं थी, इसलिए वे उसके ध्यान के लायक नहीं थे। द स्पिरिट केज में एम्बर सिटी अजीब तरह से शांत था। हालांकि शांत सतह के नीचे उफनती लहरें थीं। जो थोड़ा भी सूचित था वह जानता था कि यह तूफान से पहले की शांति है। जल्द ही एम्बर सिटी में पहले कभी न देखी गई विशाल तूफान आएगी। कोई नहीं जानता था कि बहुत इतिहास वाला मुख्य शहर एम्बर सिटी इस तूफान में खड़ा रह पाएगा या नहीं। यहाँ तक कि मेयर सलम को भी विश्वास नहीं था। हालांकि साहिल ने उसे वादा किया था कि अगर वह कैम्बल और मार्श फैमिली से लड़ाई करेगा तो एम्बर सिटी छोड़ देगा, लेकिन सलम उसे पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहा था। अगर लड़ाई हुई तो कौन साधारण लोगों की जान मौत की परवाह करेगा। एम्बर सिटी की ज़्यादातर शक्तियों ने अपने लोगों को द स्पिरिट केज से बाहर भेजना शुरू कर दिया था। कुछ ही अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए रह गए थे। साहिल ने पेरी और फैबियोला को मारने वाली रात को एम्बर सिटी का डिसेंडिंग पॉइंट इतना भरा हुआ था कि लंबी कतार लगी थी, खासकर बड़े परिवारों के प्रत्यक्ष वंशज। वे जल्द से जल्द द स्पिरिट केज छोड़कर लेलर वापस जाना चाहते थे ताकि खतरे से बच सकें। वे लड़ाई के बाद ही वापस आएंगे। ये लड़ाई एम्बर सिटी के 3 बड़े परिवारों में से एक कैम्बल फैमिली और भी मजबूत मार्श फैमिली और साहिल से जुड़ी थी, जो इतना रहस्यमय था कि ईगन भी उससे सशंकित था। एक बार तीनों पक्ष बातचीत में असफल हो गए तो युद्ध होगा। 8 मुख्य शहरों में से एक एम्बर सिटी मिनटों में खत्म हो सकता है। तब छोड़ना बहुत देर हो जाएगी और जो पीछे रहेंगे वे मारे जाएंगे या घायल हो जाएंगे। कोई यह जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसलिए द स्पिरिट केज से अस्थायी रूप से बाहर जाना सबसे अच्छा विकल्प था। अगले दिन पूरा शहर घबराहट में था। अनगिनत व्यापारी और छोटी शक्तियां अपनी संपत्तियां बेचने लगे ताकि इस परेशानी वाली जगह से भाग सकें। थॉ ने तुरंत ये खबर साहिल को बताई। जब साहिल ने सुना तो उसने सोचा, अरे वाह, क्या ये मुफ्त लाविश पॉइंट्स नहीं हैं। अध्याय 2516। हालांकि इन छोटी शक्तियों के पास ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं थीं और साहिल को उनकी छोटी मात्रा में दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि जब संख्या दसियों हजार या लाखों में पहुंच जाती है तो ये बहुत बड़ी राशि लाविश पॉइंट्स की होती है। एम्बर सिटी द स्पिरिट केज के 8 मुख्य शहरों में से एक है और इसका फ्लोटिंग पॉपुलेशन शायद अर्थ की कुल आबादी से ज़्यादा हो। भले ही सिर्फ 10वां हिस्सा अपनी संपत्ति बेचना चाहे तो कुल मूल्य निश्चित रूप से साहिल को आश्चर्यचकित कर देगा। ये जानना जरूरी है कि पिछली बार जब एलोरा ने 8 मुख्य शहरों के सारे खजाने ले लिए थे तो उसने सिर्फ बड़े परिवारों से लिए थे, इसलिए छोटी शक्तियों को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। इस बार सबको पता था कि एम्बर सिटी में कुछ बड़ा होने वाला है और ये शहर में सबको प्रभावित कर सकता है, इसलिए सब पहले भागना चाहते थे। बेशक अगर वे अपनी संपत्ति को पैसे में बदल सके तो सबसे अच्छा। जान के सामने बाकी सब इतना महत्वपूर्ण नहीं था। बहुत से लोग बेच रहे थे और खरीदने वाले बहुत कम थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से कीमतें तेजी से गिर रही थीं। साहिल ने सोचा कि उसे यह होने नहीं देना चाहिए। गिर रही कीमत नहीं बल्कि उसके लाविश पॉइंट्स थे, इसलिए उसने जल्दी थॉ को बताया कि जंबो कॉट एम्बर सिटी की सारी संपत्तियां मूल कीमत पर खरीदेगा। जो भी बेचना चाहे वह जंबो कॉट आकर पैसे ले सकता है। जैसे ही उसने ये घोषणा की तो पूरे एम्बर सिटी में हंगामा मच गया। सब कुछ बेचकर अस्थायी रूप से भागना चाहते थे, इसलिए कीमतें गिरना कोई आश्चर्य नहीं था। हालांकि जंबो कॉट सामान्य कीमत पर खरीद रहा था, इसलिए कोई यह मौका नहीं छोड़ना चाहता था। अनगिनत लोग जंबो कॉट की ओर दौड़ पड़े अपनी संपत्ति बेचने। साहिल ने सबका स्वागत किया और थॉ से कहा कि सब स्वीकार कर लें। चूंकि लोग बहुत ज़्यादा थे इसलिए बीनी भी अपने लोगों को लेकर जंबो कॉट आई मदद करने। हालांकि इस समय कुछ सूचित लोगों के दिमाग में अलग विचार आए। साहिल इस बड़ी घटना का मुख्य पात्र था, इसलिए अगर वह एम्बर सिटी में संपत्तियां खरीदने के लिए पैसे खर्च कर रहा है तो या तो वह बेवकूफ़ और अमीर है या उसे पर्याप्त आत्मविश्वास है कि वह मामले को शांति से सुलझा लेगा। वरना लड़ाई शुरू होने पर एम्बर सिटी खंडहर बन जाएगा और शहर की इंडस्ट्रीज स्वाभाविक रूप से बेकार हो जाएंगी। चूंकि मुख्य पात्र साहिल ये करने की हिम्मत कर रहा है तो वे क्यों नहीं दांव लगा सकते। अगर दांव जीत गए तो उन्हें बहुत बड़ा फायदा होगा। फिर किसी ने दोबारा बात शुरू की।
एम्बर सिटी में लड़ाई होने वाली है और अगर सब अभी नहीं निकले तो बहुत देर हो जाएगी। वे पूरी तरह हंगामा मचा रहे थे। साहिल एम्बर सिटी की सारी संपत्तियां खरीदने को तैयार था। हालांकि उसके पास पर्याप्त लोग नहीं थे। भले ही वे ऊंची कीमत पर मौत से न डरने वाले लोगों को रख ले, लेकिन एम्बर सिटी से भागने वाले अनगिनत लोगों की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। इससे दूसरों को मौका मिल गया। उनकी खरीद कीमत साहिल से बहुत कम थी, लेकिन फिर भी बहुत से लोग बेचना चाहते थे ताकि जल्द से जल्द निकल सकें। पूरा एम्बर सिटी अस्त व्यस्त हो गया था। मेयर सलम इस समय लाचार था, यहाँ तक कि उसे विश्वास नहीं था कि एम्बर सिटी इस संकट से सुरक्षित निकल पाएगा। इसलिए उसने भी बर्च फैमिली के सारे प्रत्यक्ष वंशजों को द स्पिरिट केज से बाहर भेज दिया था। अध्याय 2517। एम्बर सिटी में बिकने वाली ज़्यादातर संपत्तियां घर और दुकानें थीं। बेशक बहुत सारे खजाने भी थे। खजानों में कुछ अत्यंत कीमती चीज़ें भी थीं। द स्पिरिट केज एक ऐसा दुनिया था जिसे अभी पूरी तरह खोजा और दोहन नहीं किया गया था। इसलिए कुछ लोग जो अच्छी चीज़ें ढूंढते थे उन्हें छिपा लेते थे। यह आश्चर्य की बात नहीं थी। हालांकि अब जब वे जा रहे थे तो वे चीज़ें साथ नहीं ले जा सकते थे, इसलिए उन्हें पैसे में बदलना पड़ता था। इस तरह वे लेला में खाली हाथ नहीं पहुंचते। साहिल ने सबका स्वागत किया और कहा कि वह हर तरह की संपत्तियां लेगा। उसका मुख्य उद्देश्य इन तथाकथित संपत्तियों को हासिल करना नहीं था, बल्कि पैसे खर्च करके लाविश पॉइंट्स कमाना और अपनी ताकत बढ़ाना था। जिनके पास ज़्यादा संपत्तियां थीं वे मूल कीमत पर साहिल को बेचने के लिए कतार में लगे ताकि ज़्यादा पैसे मिलें। जिनके पास कम संपत्तियां थीं उन्हें लगा कि इंतजार करने पर भी ज़्यादा कीमत नहीं मिलेगी, और फ़ायदे नुकसान तौलने के बाद उन्होंने अपनी संपत्तियां कम कीमत पर अन्य व्यापारियों को बेच दीं। उनके लिए द स्पिरिट केज से जल्द निकलकर जान बचाना सबसे महत्वपूर्ण था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। साहिल घर पर बैठा अपनी लाविश पॉइंट्स को धीरे धीरे बढ़ते देख रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत समय बाद इतनी कमाल की घटना हुई थी। सिर्फ 3 दिनों में उसके लाविश पॉइंट्स 200,000 से कम से बढ़कर 1.8 मिलियन से ज़्यादा हो गए। 16 लाख की बढ़ोतरी हुई। इसे $, में बदलें तो 160 ट्रिलियन होगा। यानी सिर्फ 3 दिनों में थॉर और बीनी ने साहिल के लिए 160 ट्रिलियन $, खर्च किए। ये संख्या लेलर के 99% लोगों के लिए अविश्वसनीय आंकड़ा थी। इसके अलावा ये संख्या अभी भी बढ़ रही थी। सिर्फ 2 और दिन में साहिल के पास पर्याप्त लाविश पॉइंट्स होंगे कि वह बॉडी और माइंड दोनों को एंशिएंट लेवल 10 तक ले जा सके। तब उसकी लड़ाकू ताकत पार्शल हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक तक पहुंच जाएगी, जो शीर्ष ओवरलॉर्डों में शामिल होगी। सोचकर देखें तो साहिल को पेरी और फैबियोला, इस दुर्भाग्यपूर्ण जोड़े को धन्यवाद देना चाहिए। अगर उन दोनों की वजह से नहीं होता तो उसके लाविश पॉइंट्स इतनी तेजी से नहीं बढ़ते। साहिल अपनी लाविश पॉइंट्स बढ़ती देखकर बहुत खुश था। अब उसका बॉडी अभी भी सुप्रीम लेवल 10 पर था, लेकिन माइंड एंशिएंट लेवल 1 तक पहुंच चुका था। सुप्रीम लेवल 1 तक ब्रेक थ्रू करने के लिए उसे 1 मिलियन लाविश पॉइंट्स चाहिए थे और सुप्रीम लेवल 10 तक अपग्रेड करने के लिए 900,000 और। इसके अलावा माइंड को सुप्रीम लेवल 1 से सुप्रीम लेवल 10 तक अपग्रेड करने के लिए 900,000 अंक चाहिए थे। यानी कुल 2.8 मिलियन लाविश पॉइंट्स और चाहिए थे, तो माइंड और बॉडी दोनों सुप्रीम लेवल 10 तक ब्रेक थ्रू कर सकते थे। साहिल इंतजार कर रहा था। वैसे भी उसे अब जल्दी नहीं थी। वह इंतजार करेगा जब तक उसके लाविश पॉइंट्स 2.8 मिलियन नहीं हो जाते। फिर द स्पिरिट केज छोड़कर वास्तविक दुनिया में जाएगा, ताकत बढ़ाएगा और फिर वापस आएगा। अगला कदम, अगर वह 1 मिलियन और लाविश पॉइंट्स कमाता है तो वह अपनी क्लोनिंग का स्तर अपग्रेड करेगा। वह क्लोनिंग को लेवल 6 तक अपग्रेड करना चाहता था और देखना चाहता था कि वह कितने अवतार समन कर सकता है। चाहे बॉडी हो या माइंड, सुप्रीम लेवल 10 तक पहुंचने के बाद दोबारा ब्रेक थ्रू करने के लिए उसे करोड़ों लाविश पॉइंट्स चाहिए होंगे। इस बार उस घटना की वजह से कुछ दिनों में लाखों लाविश पॉइंट्स मिल गए थे। जब सब सामान्य हो जाएगा तो वह धीरे धीरे कमाएगा और करोड़ों लाविश पॉइंट्स कमाना मुश्किल होगा। हालांकि साहिल पहले से ही बहुत संतुष्ट था। जब कोई बाहरी खतरा नहीं होगा तो वह लाविश पॉइंट्स कमाने को प्रकृति पर छोड़ देगा। वह इसे ज़्यादा पीछा नहीं करेगा। जब तक वह खुद को और अपने आसपास वालों की रक्षा करने लायक मजबूत हो जाएगा तो बहुत शक्तिशाली होने से उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अध्याय 2518। एक बार माइंड और बॉडी दोनों सुप्रीम लेवल 10 पर आ जाएं तो साहिल की लड़ाकू ताकत डरावनी पार्शल हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक तक पहुंच जाएगी। इस लड़ाकू ताकत से पेबल्स की समस्या हल करने के लिए पर्याप्त होगी। साहिल ने सिस्टम बंद कर दिया। जब उसने गहरी नींद में सोती पेबल्स को देखा तो वह प्यार से मुस्कुराया। छोटी लड़की इन कुछ दिनों में उसके साथ रहकर बहुत बड़ी हो गई थी। अब जब वे दोबारा मिले थे तो वह ज़्यादा खाती और सोती लग रही थी। फिर साहिल को अपने कानों में कुछ सरसराहट सुनाई दी। यह इतनी हल्की थी कि साधारण लोग नहीं सुन सकते थे। साहिल को अपनी मजबूत धारणा की वजह से सुनाई दे रही थी। उसे पता था कि यह बाहर के लोगों से आ रही थी। जब साहिल 3 दिन पहले जंबो कॉट से वापस आया था तो उसने देखा था कि उसके निवास के आसपास बहुत सारे अज्ञात लोग हैं। वे लगभग पूरे हवेली को घेर चुके थे।
उसे सोचने की जरूरत नहीं थी कि ये लोग कैम्बल फैमिली द्वारा रखे गए हैं उसकी निगरानी के लिए। वे चिंतित थे कि कहीं साहिल भाग न जाए और जब समय आए तो उन्हें ढूंढ ना पाएं। साहिल ने इसकी परवाह नहीं की। पिछले 3 दिनों में वह अपनी लैविश पॉइंट्स के तेजी से बढ़ने की खुशी में डूबा था। चूंकि वह खुशी की स्थिति में था इसलिए उन लोगों से उसे कोई परेशानी नहीं थी। 3 दिनों में एम्बर सिटी का 10वां हिस्सा जा चुका था। साथ ही लगातार और ज्यादा लोग जा रहे थे। पूरा शहर अर्ध अस्पताल जैसी स्थिति में लग रहा था। घबराहट भी फैल रही थी। एरियन भी निष्क्रिय नहीं था। वह लॉ इन्फोर्समेंट टीम के साथ पूरे समय एम्बर सिटी की व्यवस्था बनाए रख रहा था। उसे 3 दिन से आराम नहीं मिला था। लेवल 9 सभ्यता लेला बड़े परिवारों में से एक कैम्बल फैमिली ने पर्याप्त लोग इकट्ठा कर लिए थे। जब मार्श फैमिली के शक्तिशाली लोग पहुंचेंगे तो वे साथ मिलकर द स्पिरिट केज में जाएंगे और साहिल से जवाब मांगेंगे। मार्श फैमिली का क्षेत्र कैम्बल फैमिली से अलग था और द स्पिरिट केज में भी वे दूसरे मुख्य शहर में थे। इसलिए अगर मार्श फैमिली एम्बर सिटी जाना चाहती थी तो 2 विकल्प थे। 1, वे मार्श रेजिडेंस से द स्पिरिट केज में प्रवेश करेंगे और अपने परिवार के मुख्य शहर में उतरेंगे। फिर द स्पिरिट केज के अंदर एम्बर सिटी जाएंगे। बेशक ये बहुत समय और ऊर्जा लेने वाला था। द स्पिरिट केज में सिर्फ आत्माएं प्रवेश कर सकती थीं। वे अंदर स्पेस नहीं फाड़ सकते थे इसलिए अपनी गति से यात्रा करनी पड़ती थी। मार्श फैमिली का मुख्य शहर एम्बर सिटी से बहुत दूर था। भले ही वे सारे शक्तिशाली भेज दे तो भी बहुत समय लगेगा। दूसरा तरीका था कि वे लोगों को कैम्बल फैमिली भेजें और कैम्बल फैमिली के उपकरण से द स्पिरिट केज में प्रवेश करें। इस तरह वे सीधे एम्बर सिटी के डिसेंडिंग पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। फैबियोला और उसके गार्ड इसी तरह द स्पिरिट केज में आए थे। फिर वह एम्बर सिटी में पेरी को ढूंढने प्रकट हुई थी। वास्तविक दुनिया में स्पेस फाड़ा जा सकता था और अगर पर्याप्त मजबूत हो तो वे उच्चतम 12 आयामी स्पेस में यात्रा कर सकते थे। उनकी गति बहुत तेज होगी। ये द स्पिरिट केज में प्रवेश करके फिर एम्बर सिटी जाने से बहुत तेज होगा। मार्श फैमिली ने दूसरा विकल्प चुना। कैम्बल फैमिली को पहले से खबर मिल गई थी। उन्हें पता था कि मार्श फैमिली के शक्तिशाली लोग रास्ते में हैं और जल्द पहुंच जाएंगे। वे इंतजार कर रहे थे। वे पहले द स्पिरिट केज में प्रवेश नहीं किए थे क्योंकि ईगन ने सुझाव दिया था। कैम्बल फैमिली के वरिष्ठों के साथ साहिल की विभिन्न विशेषताओं और ईगन द्वारा साहिल के पास छिपे रहस्यमयी शक्तिशाली व्यक्ति को न ढूंढ पाने पर चर्चा के बाद उन्होंने फैसला किया कि मार्श फैमिली को पहले आगे आने दें। कैम्बल फैमिली बाहर नहीं रहेगा। अगर कोई मुसीबत हुई तो मार्श फैमिली को संभालनी पड़ेगी। फिर कैम्बल फैमिली के पास ज़्यादा विकल्प होंगे। वैसे भी पेरी को महत्व नहीं दिया जाता था इसलिए कैम्बल फैमिली को उसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर उन्हें अपमानित नहीं किया जाता तो वे साहिल जैसे रहस्यमयी युवक से दुश्मनी भी नहीं करना चाहते थे। अध्याय 2519। 2 दिन बहुत तेजी से बीत गए। पिछले 2 दिनों में तेजी से बढ़ने के बाद साहिल के लैविश पॉइंट्स 2.7 मिलियन हो गए। 2.8 मिलियन से सिर्फ एक कदम दूर जंबो कॉट के सामने अभी भी लंबी कतार थी। बहुत से लोग मौत से नहीं डर रहे थे और दांव लगा रहे थे कि लड़ाई इतनी जल्दी नहीं शुरू होगी। वे पैसे लेकर निकलना चाहते थे। जैसा कहा जाता है, इंसान धन की चाह में मरता है जैसे पक्षी भोजन की चाह में मरते हैं। पैसे से वे वास्तविक दुनिया में कुछ भी कर सकते थे। कम से कम जीवित रहने में कोई समस्या नहीं होगी। वे इतने समय से द स्पिरिट केज में मेहनत कर रहे थे। कोई भी सब कुछ छोड़कर खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता था। साहिल ने कुछ गणना की। अगर सब कुछ इसी गति से चलता रहा तो 2 घंटे में साहिल के पास 2.8 मिलियन लैविश पॉइंट्स हो जाएंगे। तब वह द स्पिरिट केज छोड़कर वास्तविक दुनिया में जाकर ब्रेक थ्रू कर सकता था। हालांकि उसके पहले उसे किसी से मिलना था और छोटी सी मदद मांगनी थी। जैसे ही वह पेबल्स को सोते हुए गोद में लेकर दरवाजे से बाहर निकला उसे कैम्बल फैमिली के अनगिनत जासूसों की नज़रें महसूस हुईं। साहिल इन लोगों की तेज होती सांसें महसूस कर सकता था। बहुत से लोग डर से सिर खोते लग रहे थे। उनकी आंखों में आश्चर्य, डर और घबराहट थी। कैम्बल फैमिली के गार्ड मूर्ख नहीं थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि साहिल ने कैम्बल फैमिली के प्रत्यक्ष वंशज पेरी और मार्श फैमिली की मिस फैबियोला को खुले में मार डाला था और फिर भी इतना शांत है तो वह साधारण नहीं हो सकता। क्या पता आवेग में आकर वह उन्हें परेशान करने के कारण मार डाले। वे व्यर्थ मर जाएंगे। इसलिए सबकी आंखों में डर था। ईमानदारी से कहें तो वे एम्बर सिटी में अचानक प्रकट हुए इस बदकिस्मती लाने वाले को निगरानी करने नहीं आना चाहते थे जिसने कैम्बल फैमिली के अधिकार को चुनौती दी थी। हालांकि वे कैम्बल फैमिली के गार्ड थे इसलिए उन्हें मानना पड़ता था। अगर नहीं तो उनका अंत और भी बुरा होता। साहिल ने उन नज़रों की परवाह नहीं की और अपनी राह चलता रहा। वह मेयर की हवेली की ओर जा रहा था। कैम्बल फैमिली के गार्ड पूरे रास्ते उसके पीछे पीछे रहे। वे ज़्यादा करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और दूर से ही पीछा कर रहे थे। उनमें से कुछ परिवार को मैसेज भेज रहे थे और साहिल की स्थिति की लगातार अपडेट दे रहे थे। जब वह मेयर की हवेली पर पहुंचा तो गार्डों ने उसे रोक लिया। कृपया यहाँ रुक जाए सर,
बिना जरूरी काम के किसी को मेयर की हवेली में प्रवेश की अनुमति नहीं है। मेयर की हवेली के 2 गार्डों ने साहिल को कुलीन, उत्कृष्ट और शानदार देखा तो पता था कि वह साधारण नहीं है, इसलिए वे उसके साथ असभ्य नहीं हुए। वे मेयर की हवेली के गार्ड कई सालों से थे। उनके पास कोई और कौशल नहीं था, लेकिन नज़रों की पहचान थी। दोनों ने एक नज़र में देख लिया था कि साहिल साधारण नहीं है। कृपया मेयर सलम को बताइए कि साहिल उनसे मिलने आया है, साहिल ने विनम्रता से कहा। यह पहली बार नहीं था जब वह एम्बर सिटी की मेयर हवेली पर आया था। हालांकि पिछली बार ये 2 गार्ड ड्यूटी पर नहीं थे। वे नए होंगे और शायद शिफ्ट के आधार पर काम करते होंगे। साहिल, ये नाम सुनते ही दोनों गार्ड स्तब्ध रह गए। पिछले कुछ दिनों में साहिल का नाम एम्बर सिटी में बहुत प्रसिद्ध था। निचले स्तर के लोग शायद न समझे, लेकिन एम्बर सिटी मेयर हवेली के गार्डों के रूप में वे अच्छी तरह जुड़े हुए थे। इसलिए उन्हें पता था कि साहिल ही एम्बर सिटी में अराजकता का कारण है। वह कैम्बल और मार्श फैमिली के प्रत्यक्ष वंशजों को मारने वाला व्यक्ति भी था। लोग साहिल को बिना हिचकिचाहट के मारने वाला, बदकिस्मती लाने वाला बता रहे थे। जो वे देख रहे थे उससे लग रहा था कि साहिल उस वर्णन से मेल नहीं खाता। अगर साहिल सच में बिना हिचकिचाहट के मारने वाला, बदकिस्मती लाने वाला होता तो इतनी विनम्रता से कैसे बोलता। अध्याय 2520। बेशक यह इसलिए हो सकता है क्योंकि साहिल मेयर को नाराज नहीं करना चाहता था। आखिरकार उसने पहले ही 2 बड़े परिवारों को नाराज कर दिया था। अगर उसने मेयर और बर्च फैमिली को भी नाराज कर दिया तो वह चारों ओर से दुश्मनों से घिर जाएगा। किसी भी हाल में ऐसे व्यक्ति जैसे साहिल को गार्ड नाराज नहीं कर सकते थे। ओह मास्टर साहिल, कृपया इंतजार कीजिए, हम तुरंत मेयर को सूचित करते हैं, एक गार्ड ने विनम्रता से कहा। फिर वह जल्दी मेयर हवेली में गया मैसेज पहुंचाने। साहिल दरवाजे के बाहर इंतजार करता रहा। बचा हुआ गार्ड साहिल को गौर से देख रहा था। वह उलझन में था। ये हानिरहित दिखने वाला युवक कैसे बिना हिचकिचाहट के मारने वाला, बदकिस्मती लाने वाला हो सकता है। वह बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा था। वह मिलने जुलने में आसान लग रहा था और उसमें बड़े आदमी का कोई अभिमान नहीं था। थोड़ी देर बाद मेयर हवेली से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसके पीछे वह गार्ड था जो अंदर गया था। वह बूढ़ा आदमी एम्बर सिटी का मेयर सलम था। साहिल के आने और दरवाजे पर इंतजार करने की खबर सुनते ही वह तुरंत स्वागत करने आया था। एम्बर सिटी में इतनी बड़ी घटना हुई थी, इसलिए सलम ने भी इसे अपने परिवार को रिपोर्ट किया था। बर्च फैमिली के वरिष्ठों ने बैठक बुलाई थी साहिल की विभिन्न विशेषताओं पर विचार करने के लिए और ये तय करने के लिए कि क्या वह दिखावा कर रहा है या सच में मार्श और कैम्बल फैमिली के संयुक्त दबाव से नहीं डरता। इसके अलावा जब साहिल ने पेरी और फैबियोला को मारा था तो छिपे हुए शक्तिशाली व्यक्ति ने डरावनी ऊर्जा निकाली थी जिसने सबको डरा दिया था। फिर भी किसी ने उस रहस्यमयी शक्तिशाली को नहीं ढूंढ पाया था। आखिरकार कैम्बल फैमिली के वरिष्ठों ने निष्कर्ष निकाला कि वह मार्श और कैम्बल फैमिली के संयुक्त दबाव से नहीं डरता। अगर ऐसा है तो साहिल के पीछे वाली शक्ति बहुत उत्कृष्ट हो सकती है, लेले की शीर्ष शक्तियों में भी शीर्ष 5 या शीर्ष 3 में। सलम गुप्त रूप से पाले गए उत्तराधिकारी के सामने लापरवाह नहीं हो सकता था। हालांकि सभी परिवारों में पार्शल ओवरलॉर्ड थे और स्तर एक ही था, लेकिन ताकत में बहुत अंतर था। साहिल, तुम इतनी अचानक क्यों आए और मुझे बताया क्यों नहीं? अगर बताया होता तो मैं तुम्हारा स्वागत करने आ जाता। जब सलम ने साहिल को देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, मेयर सलम, आप बहुत दयालु हैं। मैं किसी छिपे उद्देश्य से आया हूँ। इस बार मैं आपसे कुछ चर्चा करने आया हूँ। साहिल ने सलम को देखकर आगे बढ़ते हुए कहा। दोनों ने हाथ मिलाया और अभिवादन किया। साहिल, ये कौन है? सलम ने साहिल की बाहों में पेबल्स की ओर देखा। वह मेरी बहन है, साहिल ने जवाब दिया। मैं समझ गया। साहिल, आओ अंदर चलकर बात करते हैं। आप पहले, मेयर सलम। साहिल और सलम साथ में मेयर हवेली में गए और स्तब्ध गार्डों तथा दूर से देख रहे कैम्बल फैमिली के जासूसों को छोड़ गए। ये लड़का कौन है? कैसे वह मेयर सलम को दरवाजे पर स्वागत करने पर मजबूर कर सकता है? साहिल के मेयर हवेली जाने और मेयर सलम द्वारा स्वागत किए जाने की खबर कैम्बल फैमिली को भेज दी गई। सलम और साहिल एम्बर सिटी की मेयर हवेली के ड्राइंग रूम में आमने सामने बैठे थे। 2 खूबसूरत और शानदार आकृति वाली नौकरानियां दोनों के लिए चाय डाल रही थीं। चाय डालने के बाद सलम ने कहा, तुम जा सकती हो अब। जी मेयर, नौकरानियां एक साथ बोलीं। फिर वे ड्राइंग रूम से चली गईं। साहिल, तुमने कहा था कि तुम मुझसे कुछ चर्चा करने आए हो। क्या बात है? सलम ने चाय का घूंट लेकर उत्सुकता से पूछा। क्या वह अनुमान नहीं लगा सकता था कि साहिल इस समय यहाँ क्यों है? यह असंभव था कि वह सलम से मदद मांगने आया हो। सच कहें तो अगर कैम्बल और मार्श फैमिली साथ हो जाते तो बर्च फैमिली भी सिर्फ हार मान लेती। बर्च फैमिली की कुल ताकत शायद कैम्बल फैमिली से थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन मार्श फैमिली जितनी नहीं थी। आखिरकार मार्श फैमिली के पास 2 पार्शल ओवरलॉर्ड थे और लेले की दर्जनों शीर्ष शक्तियों में वे मध्य या उच्च वर्ग में थे।
दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।